अध्याय 146 शीर्ष तक अद्भुत दूसरा और अधिक। डिंग रिटर्न टू द अदर्स वे की उपलब्धि हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई, जिसके लिए 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक मिलेगा। सिस्टम से संकेत सुनने के बाद लिन हुआन का दिल हिल गया और उसने तुरंत इसे जांचने के लिए क्लिक किया। दूसरे शरीर की ओर लौटे। चेहरे पर थप्पड़ मारने की सर्वोच्च अवस्था क्या है? यह प्रतिद्वंद्वी को सबसे गौरवपूर्ण क्षेत्र में हराना है और प्रतिद्वंद्वी के सबसे गौरवपूर्ण क्षण में सबसे घातक प्रहार करना है। नोट: इस उपलब्धि तक पहुंचने के बाद आप 200 अनुभव अंक, 1500 सिस्टम अंक और 1 उपलब्धि अंक प्राप्त कर सकते हैं। परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन ने खुद से कहा, बहुत अच्छी बात है। सिस्टम डेवलपर न केवल कैंसर से पीड़ित एक सीधा आदमी है, बल्कि एक बहुत मजबूत प्रतिरोध वाला आदमी भी है। लेकिन मुझे लिन हुआन ने जांच करके लिए व्यक्तिगत विशेषता पैनल पर क्लिक किया। मेजबान लिन हुआन। स्तर 2 मध्यवर्ती एजेंट। अनुभव मूल्य 2759/5000। शक्तिमान 31। सहन शक्ति 30। चपलता मान 32। सिस्टम अंक 12710 अंक। उपलब्धि अंक 12 अंक। मध्यवर्ती चुपके कौशल भगवान स्तर की लड़ाई कौशल। भगवी कार ड्राइविंग कौशल भगवान स्तर का मान में पूरी अजाला कार्य। ड्रैगन और ड्रैगन को सौंपना। अभी लिन हुआन ने गॉड पियानो स्केल खरीदने के लिए 800 सिस्टम पॉइंट खर्च किए। मूल रूप से बहुत व्यथित महसूस किया, लेकिन अंत में उन्होंने 1500 अंक वापस कमाए। यह भावना बस बहुत अद्भुत नहीं है। बस लुओ बिंगयान को यह कहते हुए सुने, लिन हुआन, वास्तव में भले ही आप ऐसा न करें, मैं उनका उपहार स्वीकार नहीं करूंगा। लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर अपनी नाक रगड़ते हुए मुस्कुराया। मुझे पता है, मैं दूसरों को तुच्छ समझने वाली उसकी नजर को समझ नहीं पाता। उसका जवाब सुनकर बिंगयान के चेहरे पर बेबसी की एक कड़वी मुस्कान आ गई। इस लिन हुआन को तो लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने का शौक है। एसडब्ल्यूएसजे यांग वेंकांग अपने सचिव के साथ आए। उन्होंने पहले क्रमशः यून और लुओ बिंगयान को सिर हिलाया, फिर लिन हुआन की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, श्रीमान लिन, आपका अभी का प्रदर्शन वाकई लाजवाब था। मैं तो पूरी तरह नशे में हूं। लिन हुआन को पता था कि दूसरा पक्ष एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसलिए उसने अपने चेहरे की मुस्कान हटा ली और थोड़ी औपचारिकता से कहा, सचिव यांग ने पुरस्कार पारित कर दिया है। मैंने अभी अपने दिल से एक पियानो का टुकड़ा बजाया है। मैं चाहता हूं कि सब हंसे। 4 शब्द झाओ हाओ डियान उन पर शर्मिंदा है। यांग वेंकांग ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, श्री लिन बहुत विनम्र है। हालांकि मैं कोई पेशेवर नहीं हूं, लेकिन अभी श्री लिन का प्रदर्शन सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन है जो मैंने कभी देखा है। श्री लिन इसके हकदार है। जैसे ही लिन हुआन अधिक विनम्रता से बोलने वाला था, बगल में खड़े हान यून ने कहा, मैं देख सकता हूं कि सचिव यांग ने जो कहा वह सच है। सहायक लिन, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। वहां उपस्थित सभी लोगों में से केवल हान यून को ही ऐसा कहने का आत्मविश्वास था। लिन हुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फिर यांग वेंकांग के मूल्यांकन को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। यांग वेंकांग मुस्कुराए और फिर बोले, श्री लिन, मेरा एक असंवेदनशील अनुरोध है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोलो या नहीं। अगर किसी को यांग वेंकांग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता, तो वह निश्चित रूप से इस लहजे में बात नहीं करता, लेकिन लिन हुआन की अभिव्यक्ति अभी बहुत चौंकाने वाली थी। इसलिए भले ही यांग वेंकांग जियांगन शहर का एसडब्ल्यूएसजे हो, वह बोलते समय अनिवार्य रूप से अधिक सतर्क रहेगा। लिन हुआन का दिल द्रवित हो गया और वह तुरंत मुस्कुराया। सचिव यांग है, मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो सचिव यांग मेरी मदद करेंगे अगर मैं मदद कर सकता हूं। उनकी राय में यदि इसका प्रांतीय राजधानी शहर में एसडब्ल्यूएसजे के साथ संपर्क हो सके, तो यह उनके भविष्य के विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैंने यांग वेंकांग विचार करते देखा, बस यही बात है। मेरी बेटी भी पियानो बजाना पसंद करती है। मैं हमेशा से उसके लिए एक कुशल पियानो शिक्षक ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिला। आज मैं मिस्टर लिन के पियानो कौशल से बहुत प्रभावित हुआ। लिन हुआ उम्मीद नहीं थी कि यांग वेंकांग ऐसा अनुरोध करेंगे। थोड़ी देर बेहोश होने के बाद उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, बेशक यह एक सम्मान की बात है। एसडब्ल्यूएसजे की बेटी का शिक्षक बनना एक ऐसा अवसर है जिसे बहुत से लोग पाना चाहते हैं। उनका वादा देखकर यांग वेंकांग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, बात बस इतनी है कि हालांकि मैं एक एसडब्ल्यू हूं, मुझे बहुत कम वेतन मिलता है। मैं श्री लिन हुआ व्यक्तित्व से वाकिफ नहीं था, लेकिन हान यून और लुओ बिंगयान ने इसके बारे में सुना था। यांग वेंकांग एक बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा अधिकारी था और उसने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अनुचित लाभ पाने के लिए नहीं किया था। लिन हुआन ने बार-बार हाथ हिलाया और कहा, सचिव यांग विनम्र है। जब मैं कॉलेज में था तो ट्यूटर होने की लागत 50 युआन प्रति घंटा थी और सचिव यांग मुझे बस यही कीमत देते थे। उसकी बातें सुनकर यांग वेंकांग, हान यून और लुओ बिंगयान सब दंग रह गए। 50 युआन प्रति घंटे के हिसाब से उसने एक कुशल पियानो वादक को ट्यूटर के तौर पर पढ़ाने के लिए कहा था। क्या उसे यकीन है कि वह मजाक नहीं कर रहा था? यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आप किसी थोड़े बहुत मशहूर पियानो वादक को बाहर पढ़ाने के लिए बुलाएं, तो प्रति घंटे की लागत हजारों से लेकर दसियों हजारों तक हो सकती है। 50 युआन प्रति घंटा तो बस पत्ता गोभी की कीमत है। निश्चित रूप से यांग वेंकांग ने शर्मिंदा होकर कहा, श्री लिन, 50 युआन प्रति घंटा, क्या ये गलत है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सचिव यांग की बेटी को पियानो बजाना सिखा पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। लिन हुआन जानता है कि भले ही वह 1 घंटे की ट्यूशन के लिए हजारों युआन ले, वह बहुत वाजिब है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि यांग वेंकांग की बात मानना है। ऐसे में पैसा न हो तो कोई बात नहीं। यांग वेंकांग ने लिन हुआन के मन की बात भांप ली और उसने फिर जिद नहीं की। उसने बस इतना कहा, लेकिन मेरी बेटी हुआचेंग में पढ़ रही है। जब वह छुट्टियों से घर आएगी तो मैं उसे फिर से आने दूंगा। कैसा रहेगा? हुआचेंग। लिन हुआन का दिल द्रवित हो गया, लेकिन यांग वेंकांग को उम्मीद नहीं थी कि यांग वेंकांग उसकी बेटी को अपने पास रखेगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत सिर हिलाकर सहमति दे दी। फिर यांग वेंकांग ने लिन हुआन और अन्य लोगों के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और अपने सचिव के साथ लुओ शेनमन छोड़ दिया। जैसे ही यांग वेंकांग चले गए, हान यून ने कहा, बिंगयान, मैं भी थोड़ा थक गया हूं, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया और फिर लिन हुआन से कहा, लिन हुआन, आप बहन हान को भेज सकते हैं। लिन हुआन को नहीं पता था कि हान यून ने लुओ बिंगयान से कहा था कि वह उसे घर भेजना चाहती है, इसलिए वह यह सुनकर पहले प्रतिक्रिया नहीं दे सका और साथ ही उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। लिन हुआन, लुओ बिंगयान ने लिन हुआन को संदेह से देखा और सोचा कि उसके चेहरे पर यह भाव क्यों आया। लिन हुआन को होश आया और उसने जल्दी से जवाब दिया, अच्छा राष्ट्रपति लुओ। लिन हुआन को हान यून के साथ घूमते देख लुओ बिंगयान का चेहरा शक से भर गया। उसे हमेशा अध्याय 147 बैंगनी च्योंगसम तीसरा और अधिक। यह एक उपनगरीय रास्ता है जहां स्ट्रीट लाइटें नहीं है। लिन हुआन ने फैंटम को सड़क के किनारे मजबूती से खड़ा किया, डबल फ्लैश जलाया और फिर कार से उतरकर पीछे वाले डिब्बे में बैठ गया। हान यून के बगल में बैठते ही लिन हुआन को उसकी खुशबू का एहसास हुआ। उसने गटक लिया, लेकिन गला रुंध गया। बहन, आपकी पीठ में कहां खुजली हो रही है? मैं खुजला दूंगा। हान यून ने उसकी ओर प्रेम भरी नजरों से देखा और फिर कहा, मुझे खरोंचने से पहले क्या तुम मुझे च्योंगसम खोलने में मदद करोगे? च्योंगसम चीन की सबसे प्रतिनिधि पोशाक है। साथ ही च्योंगसम की महिलाओं के फिगर पर बेहद सख्त जरूरतें होती हैं। यह बहुत पतला नहीं होना चाहिए, वरना यह उसे सहारा नहीं दे पाएगा, और न ही यह बहुत मोटा होना चाहिए, वरना यह सुंदरता को प्रभावित करेगा।
छाती सीधी होनी चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, पैर पतले होने चाहिए और उभरी हुई भुजाएं बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। बेशक वे गेंडा भुजाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेयोंगसम महिलाओं के शरीर पर इतना भारी पड़ता है कि महिलाओं को दैनिक जीवन में शायद ही कभी चेयोंगसम पहने देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, जो महिला सड़क पर चेयोंगसम पहनने का साहस करती है, उसे आमतौर पर अपने फिगर पर पर्याप्त आत्मविश्वास होता है। बैंगनी जैसे भव्य रंगों वाले चेयोंगसम को धारण करने के लिए एक मजबूत आभा की आवश्यकता होती है, जिसे कई महिलाएं आसानी से पहनने की हिम्मत नहीं करती हैं, हालांकि वे इसके लिए तरसती हैं। हान यून का शरीर थोड़ा मोटा और थोड़ा पतला है, जो एक आदर्श शरीर है जिसकी कई महिलाएं प्रशंसा करती हैं। और उसके शरीर का उत्तम स्वभाव बैंगनी रंग के शानदार रंग को पूरी तरह से नियंत्रित करता था। तो जब हान यूं इस बैंगनी चोंगसम में भोज में आया, तो लिन हुआन ने अपनी तर्जनी उंगली पहले ही हिला दी थी और अब उसे अपने हाथों से हान यूं के नाजुक शरीर को छूने का मौका मिला था। यह उसे उत्तेजित कैसे न करता। ओह, लिन हुआन ने फिर से निगल लिया, फिर हान यूं के बगल में चेयोंगसम के बटनों पर अपने कांपते हाथों को उठाया। क्योंकि उसके हाथ बहुत अधिक कांप रहे थे और उसने लाइट नहीं जलाई थी, इसलिए वह अंधेरे में काफी देर तक बटन नहीं खोल सका। बेवकूफ, हान यून ने उसे एक आकर्षक सफेद नजर से देखा और फिर अपना हाथ उठाकर एक एक करके चेयोंगसम के बटन खोलने लगी। बटन खोलने के बाद उसने पूछा, क्या यह मेरी बहन है या तुम्हारी मंगेतर? लिन हुआ ने सवाल से स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि हान यूं लुओ बिंगान के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वे दोनों परिपक्व और आकर्षक महिलाएं थीं और दूसरी एक दबंग महिला अध्यक्ष थी जो परी जैसी पवित्र और सुंदर थी। वह सचमुच थी, यह कहना मुश्किल है कि कौन बेहतर दिखता है। ठीक है, बहन तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। हान यून ने बोलते हुए अपना चेयोंगसम उतार दिया, जिससे उसकी बड़ी सुंदर पीठ दिखाई दी और फिर उसने लिन हुआन का हाथ लिया और उसे अपनी पीठ पर कहीं रखते हुए कहा, यहाँ गुदगुदी हो रही है, कृपया अपनी बहन को गुदगुदी करने में मदद करें। ठीक है, लिन हुआन ने अपनी सांस रोक ली और उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे गुदगुदी की। जब हान यून ने देखा कि लिन हुआन बस आज्ञाकारी भाव से खुद को गुदगुदी कर रही है, तो उसे थोड़ा मजाक लगा। उसने मन ही मन एक बेवकूफ को कोसा और फिर मजाक में पूछा, क्या तुम्हारी मंगेतर सुंदर नहीं हो सकती थी, इसलिए तुम अपनी बहन से हार गए? बिल्कुल नहीं, लिन हुआन ने सोचा कि हान यूं गुस्से में है और जल्दी से समझाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनने के बाद हान यूं ने प्रसन्नता से कहा, तो आपको डर है कि लुओ बिंगान के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद वह मंच से नहीं उतर पाएगी, इसलिए आप सहमत हो गई? लिन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उस समय मैंने भी यही सोचा था। हान यून ने कुशलता से अपना माथा हिलाया और कहा, तुम कितने मूर्ख हो। इससे पहले कि लिन हुआन समझ पाती कि उसने उसे मूर्ख क्यों कहा, उसने हान यून को झुककर चुंबन करते देखा। एक लंबे फ्रेंच गीले चुंबन के बाद हान यून ने हौंकते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें इसमें शामिल करना चाहता हूं। यह वाक्य सुनते ही लिन हुआन का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। वह सुंदरी अभी भी इतनी बेबाकी से मांग कर रही है, क्या वह पुरुष बनने को तैयार नहीं होगा? लिन हुआन ने थोड़े प्रयास से हान यूं को अपने शरीर पर दबाया, अपने हाथों से उसकी चोक्सम स्कर्ट को ऊपर खींचा और फिर गाड़ी पूरी तरह से वसंत से भर गई। कुछ देर बादल छाने और बारिश होने के बाद दोनों गले मिले और प्यार भरी बातें की। जब ऊर्जा वापस लौटी तो लिन हुआन ने हान यूं के कान में कहा, बहन, मैं अभी भी। हान यून ने उसे एक आकर्षक सफेद नजर से देखा और कहा, आपको बाहर आए हुए बहुत समय हो गया है, अगर आप वापस नहीं जाते हैं तो बिंग यान को संदेह होगा। ओह, लिन हुआन भी यह जानता था। उसने सिर हिलाया और उदास होकर बोला, अच्छा, मैं तुम्हें फिर कब देखूंगा, बहन? हान यूं ने उसके गाल पर चुंबन किया और मुस्कुराया, यह एक दूसरे से मिलने का अच्छा समय है टिल्डर। लिन हुआन। हान यूं को जियांगन यिपिन वापस भेजकर लिन हुआन लुओशेन मनो वापस चला गया। लॉबी में प्रवेश करने पर उसने पाया कि मेहमान तो जा चुके थे, लेकिन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा अभी तक नहीं गया था। अंकल फू, जो मूल रूप से इन लोगों के साथ बात कर रहे थे, ने लिन हुआन को वापस आते देखा और जल्दी से उनका अभिवादन किया और कहा, अंकल, आप वास्तव में वापस आ गए हैं। आप मुझे क्या कहते हैं, आंटी? नाम सुनकर लिन हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंकल फू मुस्कुराए और बोले, आंटी, आप उस युवती की मंगेतर हैं, बेशक मैं आपके अंकल को बुलाना चाहता हूं। लिन हुआन कुछ देर के लिए अवाक रह गया, लेकिन उसे चाचा कहलाना बहुत अच्छा लगा। अंकल फू हंसते रहे और बोले, अंकल, ऊपर महिला मेकअप उतार रही है, उसने मुझसे कहा है कि मैं अपने अंकल से कह दूं कि आपके वापस आने के बाद वे वहां से न जाएं। मिस को मेरे अंकल से कुछ बात करनी है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद फूबो। लिन हुआन ने सिर हिलाया, फिर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे क्यों नहीं गए? अंकल फू ने कहा, आंटी, यही बात है, कंडक्टर सॉन्ग आंटी को अपने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में शामिल करना चाहते हैं और युवती ने कहा कि वह आंटी को फैसला करने देंगे। हालांकि अंकल कहलाना एक बहुत ही अनोखा अनुभव है, लेकिन हर वाक्य में अंकल शब्द सुनकर लिन हुआन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस समय सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर आया और उसने उत्साह से भरे भाव से लिन हुआन से कहा, मिस्टर लिन, मैं सोंग कियान हूं, जियांगन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर। आपने जो गाना लासान बजाया, उससे मुझे गहरा सदमा लगा। मैं आपको हमारे ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। वेतन आपकी इच्छानुसार है। लिन हुआन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में क्यों शामिल होना चाहेंगे? वह तो बस गॉड पियानो स्किल की पढ़ाई के दौरान फैंग जुनदाओ का चेहरा बजाना चाहते थे। फिलहाल उन्होंने मना कर दिया। श्रीमान सॉन्ग, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन अभी मेरी इसके लिए कोई योजना नहीं है। सोंग कियान ने समझाना जारी रखा, मिस्टर लिन, कृपया ध्यान से विचार करें। जब तक आप हमारे ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के इच्छुक हैं, आपको एकल प्रदर्शन का अवसर मिल सकता है। यदि दर्शक आपका प्रदर्शन सुनेंगे, तो आप एक संपूर्ण हुआक्सिया बन जाएंगे। नहीं, यह पूरी दुनिया की मूर्ति है। पियानो, यह एक ऐसी वस्तु है। इस समय लुओ बिंगान ने एक साधारण पोशाक पहन ली थी। ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली, फैनिम डीएल द्वारा प्रकाशित। इस समय लुओ बिंगान ने एक साधारण पोशाक पहन ली थी और राजकुमारी के घुंघराले बाल उसके कंधों पर बिखर गए थे। वह सोफे पर सिमट कर बैठ गई और लिन हुआन से बोली, आओ और यहाँ भी बैठो। लिन हुआन ने सिर हिलाया, धीरे धीरे चलकर उसके सामने बैठ गया और फिर पूछा, मनु कहाँ है? लुओ बिंगान ने जवाब दिया, मैंने उसे वापस भेजने के लिए किसी को भेजा है। 2 दिन यहाँ व्यस्त रहने के बाद वह भी थक गई है। लिन हुआन ने सिर हिलाया और पूछा, मैंने सुना है कि फूबो ने कहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। लुओ बिंगान ने सिर हिलाया और कहा, आज के मामले के बारे में मैं आपके सच्चे विचार जानना चाहता हूँ। आज क्या हुआ? आज बहुत सारी चीजें घटित हुई, इसलिए लिन हुआन को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। लुओ बिंगान शर्मा गया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, ये मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे इस तरह देखकर लिन हुआन कुछ देर तक हंसा और थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा आवेगी हो, इसलिए तुमने ऐसा किया है ना? लुओ बिंगान कुछ देर चुप रहा और पूछा, क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? जाहिर है मेरे पास ज्यादा खूबियां नहीं है, लेकिन मैं बहुत आत्मजागरूक हूँ। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और आगे कहा, मैं सुंदर नहीं हूँ और मैं तुम्हें बहुत कम समय से जानता हूँ, तुम्हारे पीछे पड़ने की तो बात ही छोड़ो। और तुम, ये फिर क्या है? लुओ बिंगान लिन हुआन के अपने बारे में सच्चे दृष्टिकोण के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। और तुम एक ऐसी महिला हो जिसमें सुंदरता और बुद्धिमत्ता दोनों है। तुम बहुत अमीर भी हो, तुम एक बेहतरीन गोरी, अमीर और खूबसूरत महिला हो। ये सुनकर लिन हुआन कड़वी मुस्कान के साथ बोली, ऐसे में मैं तुम्हें अपने प्यार में क्यों फंसाऊं? उसकी बात सुनने के बाद लुओ बिंगान मुस्कुराया और कहा, क्या आप इतने अविश्वासी हैं? लिन हुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, इसका आत्मविश्वास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने अपना दिमाग नहीं खोया है। लुओ बिंगान ने आह भरी और धीरे से कहा, ठीक है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं उस समय थोड़ा आवेगी था।
हालांकि लिन हुआन को पहले ही इसका अनुमान हो गया था, फिर भी वह उसकी व्यक्तिगत स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के बाद थोड़ा निराश था। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मूड ठीक किया और मजाकिया लहजे में कहा, तो क्या अब आप मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए कहेंगे? ब्रेकअप। लुओ बिंगयान एक पल के लिए चौंक गई। इस वाक्य का मतलब समझकर वह हंसी और बोली, तुमने गलत समझा, मैं इसका पछतावा नहीं करना चाहती। हालांकि वह यह निर्णय लेने में थोड़ी आवेगपूर्ण थी, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने पाया कि लिन हुआन से अपनी शादी की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना कोई बुरी बात नहीं थी। सबसे पहले, लिन हुआन का धन कमाने का कोई इरादा नहीं है। दूसरा, लिन हुआन की पहचान जटिल नहीं है और उसके पीछे अन्य ताकतों की कोई छाया नहीं है और उसका लोशन समूह पर अतिक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। तीसरी बात, वह लिन हुआन से नफरत नहीं करती और लिन हुआन हमेशा खुद को आश्चर्यचकित कर सकती है। उदाहरण के लिए, उसने पहले भी उसके लिए हर तरह की मुश्किलें सुलझाई हैं, जैसे कि आज रात उसने जो अद्भुत पियानो बजाया। संक्षेप में, लिन हुआन अब तक उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। उन दोनों के बीच केवल एक समस्या है और सबसे गंभीर समस्या यह है कि उनका कोई भावनात्मक आधार नहीं है। वापस नहीं जाना चाहते। लिन हुआन हैरान था। दरअसल आप वापस जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मुझे इस तरह पछताना पड़े? लुओ बिंगयान थोड़ा अवाक था। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में खुद को नापसंद करता था। लिन हुआन ने बार-बार हाथ हिलाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं देखना चाहता। हो, लुओ बिंगयान ने गहरी सांस ली, तो दबंग महिला अध्यक्ष फैन ने पूरी तरह से कहा, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अब से आपको मेरा पीछा करने और मेरा पक्ष लेने का एक तरीका खोजना होगा। क्या आप समझते हैं? डिंग, होस्ट, आपके पास एक नया कार्य है। क्या आप इसे जांचना चाहते हैं? जांच करना। कार्य, देवी लुओ बिंगयान का हृदय प्राप्त करें। कार्य लक्ष्य, लुओ बिंगयान का दिल जीतना और उसे अपने प्यार में पागल कर देना। मिशन कठिनाई, एस ग्रेड। कार्य पुरस्कार, 2000 अनुभव अंक, 10,000 सिस्टम अंक। मिशन की सीमा, 3 साल की समय सीमा। अगर उस समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो 20,000 सिस्टम पॉइंट काट लिए जाएंगे। अगर होस्ट पॉइंट अपर्याप्त रहे तो इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। लिन हुआन, मुझे जाने दो, क्या यह काम इतना क्रूर नहीं होना चाहिए? पहले इस लेवल मिशन की कठिनाई इतनी कठिन है तो लोगों को जीने दें। और देवी का हृदय प्राप्त करना किस प्रकार का विशेष एजेंट कार्य है? सिस्टम डेवलपर, मुझे कोई ठोस सलाह दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपको नहीं मारूंगा। अपने दिल में कुछ शब्द उगलने के बाद लिन हुआन ने एक गहरी सांस ली और अंततः इस बेहद पागल करने वाले कार्य को स्वीकार कर लिया। धिक्कार है, यह एक बड़ी बात है, मैं सिस्टम पॉइंट बचाऊंगा और मैं आपके लिए 20,000 काट लूंगा। निर्दयता के तुरंत बाद लिन हुआन दर्द से कराह उठा, बहन, यह 200 मिलियन चीनी सिक्के हैं। फिर उसने लगभग आंसू बहाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। लुओ बिंगयान ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर लिन हुआन की स्थिति को पुनः समायोजित किया। वह अभी भी राष्ट्रपति के सहायक है, लेकिन ड्राइवर और अंगरक्षक का काम अब ब्लैक गार्ड ने ले लिया है। लुओ बिंगयान के शब्दों में, लिन हुआन अब उसका मंगेतर है और वह ड्राइवर या अंगरक्षक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन दो बातों के बारे में बात करने के बाद लुओ बिंगयान ने लिन हुआन को जाने दिया। फोंग परिवार, फोंग जुनदाओ का अध्ययन कक्ष। फेंग जुनदाओ ने अपनी दृष्टि में आने वाली आखिरी चीज को जमीन पर पटक दिया। उसके बाद इस अध्ययन में कोई और अच्छी वस्तु नहीं बची। काफी देर बाद फोंग जुनदाओ ने अपना गुस्सा शांत किया, अपना मोबाइल फोन उठाया और कॉल मिलाया। श्रीमान असो, मैं उस किलर वेबसाइट से परामर्श करना चाहता हूं जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। कुछ मिनट बाद फोंग जुनदाओ ने फोन रख दिया, फिर गंभीर भाव से लैपटॉप चालू किया और एजेंट के माध्यम से एक वेबसाइट में प्रवेश किया, हत्यारे का घर। यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी वेबसाइट है। कोई नहीं जानता कि 30 साल पहले इस वेबसाइट को किसने बनाया था और कोई नहीं जानता कि यह वेबसाइट बड़ी ताकतों की घेराबंदी से कैसे बच निकली और आज तक कैसे बची हुई है। लेकिन इस वेबसाइट की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। 20% मध्यस्थ शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। इसके अलावा यह हत्यारे और ग्राहक की पहचान की जानकारी को बहुत गोपनीय रखती है। अब तक किसी भी ग्राहक या हत्यारे की निजी जानकारी लीक नहीं हुई है। वेबसाइट लीक होने के बाद मुश्किल में पड़ गई। इसलिए पिछले 30 सालों में दुनिया भर में हुई लगभग 70% हत्याओं में हत्यारे घराने का हाथ रहा है। इन हत्याओं के निशाने पर राजनेता, जाने माने धनी व्यक्ति, मनोरंजन जगत के सितारे, खेल जगत के सितारे आदि शामिल हैं। ये हत्यारों का घर है, एक दलाल, अरे नहीं, यह हत्यारों की एक वेबसाइट है। अंग्रेजी परिचय के अनुसार फेंग जुनदाओ ने अत्यंत गोपनीयता के साथ एक व्यक्तिगत खाता पंजीकृत किया था। कार्य जारी करने की प्रक्रिया से संक्षिप्त रूप से परिचित होने के बाद उन्होंने कांपते हाथों से इस वेबसाइट पर एक कार्य पोस्ट किया। कार्य, लिन हुआन को मारना। बोनस राशि, 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मिशन सीमित समय, मिशन को मारना होगा अनंत समय। यदि 1 महीने के भीतर पूरा हो जाता है तो मिशन इनाम दोगुना हो जाएगा। लिन हुआन की व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करने के बाद फोंग जुनदाओ ने किलर होम वेबसाइट छोड़ दी और फिर एक क्रूर अभिव्यक्ति में बुदबुदाया, लिन हुआन, तुम बस मरने का इंतजार करो। चूंकि अब वह लुओ बिंगयान के पूर्णकालिक ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं संभालते, इसलिए उनके जाने के बाद लिन हुआन ने BMW 3 सीरीज सेडान कार चलाई। रात के 11 बजे के बाद सड़क पर बहुत कम गाड़ियां थीं। जब लिन हुआन मुख्य सड़क पर जाने ही वाला था तो उसने 50 मीटर आगे सड़क के किनारे एक सफेद कपड़े पहने महिला को खड़ा पाया। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने सड़क किनारे सफेद पोशाक पहने एक महिला को खड़ा देखा। उसने शॉल ओढ़ा हुआ था और उसके बाल लंबे थे। वह लंबी थी, लेकिन बहुत दूर होने के कारण उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। साफ कर लो, मैं इतना बुरा नहीं होऊंगा। क्या तुम रात में एक महिला भूत से मिलोगे? पहले पढ़े गए डरावने उपन्यास में वर्णित सफेद कपड़ों में महिला भूत के बारे में सोचकर लिन हुआन के दिल में ठंडक महसूस हुई। इस समय सफेद वस्त्र पहने महिला ने सड़क के बीच की ओर एक कदम बढ़ाया और लगातार उसकी ओर हाथ हिलाया। लिन हुआन ने ब्रेक लगाया और कार सफेद कपड़े वाली महिला से 3 मीटर दूर रुक गई। सफेद कपड़े पहने महिला टैक्सी के किनारे गई और खिड़की का शीशा खटखटाया। लिन हुआन ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और फिर उसने नर्म और विनती भरे स्वर में कहा, साहब, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या आप मुझे वापस घर पहुंचा सकते हैं? भाड़ में जाओ। लिन हुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और फिर थोड़ी देर के लिए चांदनी के साथ महिला की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वह अभी भी बहुत सुंदर थी। नहीं, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन बहुत सुंदर, कम से कम जो मानरू जितनी सुंदर। तरबूज के बीज का चेहरा, विलो पत्तियों की भौहें, लाल फीनिक्स की आंखें, क्यों नाक के सफेद दांत और छोटे चेरी मोह सुंदर और अपरिहार्य है। इसके अलावा इस सफेद कपड़ों वाली महिला का स्वभाव अवर्णनीय है। वह बाहर से शुद्ध दिखती है, लेकिन यह लोगों को एक अजीब सा एहसास दिलाती है। उस पर 2 बिल्कुल अलग स्वभाव दिखाई देते हैं, लेकिन वे लोगों को असंगत नहीं लगते। इसके विपरीत लोगों में आगे संपर्क और जिज्ञासा की इच्छा पैदा होती है। बस इतनी खूबसूरत औरत आधी रात को उपनगरीय रास्ते पर अकेली क्यों दिखाई देगी? क्या उसे बदमाशों से मुठभेड़ का डर नहीं है? अकेली हो? थोड़ा सोचने के बाद लिन हुआन ने सफेद कपड़े वाली महिला की आंखों में देखा और पूछा। बड़ी बड़ी मासूम आंखें खोले सफेद कपड़ों वाली महिला ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, जी हाँ सर, मैं अकेली हूँ। दिन में ही मेरा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और जब मेरा मूड खराब था तो मैं आराम करने के लिए टैक्सी लेकर बाहरी इलाके में चली गई। मुझे लगा कि मैं कहीं खो जाऊंगी। इससे सफेद वस्त्र पहने महिला की आंखें धुंध से ढक गईं और वह रोने ही वाली थी। प्यार में खो गए हैं, आराम करना चाहते हैं, यह वजह जायज है। वास्तव में लिन हुआन को भी संदेह था कि क्या दूसरी पार्टी परी कूद या ऐसा कुछ खेलने जा रही थी, लेकिन वह कला और साहस का स्वामी था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि दूसरी पार्टी सिर्फ एक कमजोर महिला थी, भले ही दूसरी पार्टी एक जल्दबाज आदमी थी, वह आधा चिंतित नहीं होगा।
खैर, मिलना तो किस्मत में है। गाड़ी में बैठ जाओ, लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। धन्यवाद। बोलते हुए सफेद कपड़ों वाली महिला ने लिन हुआन की ओर झुककर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। जाहिर था कि वह इस बार लिन हुआन की मदद के लिए बहुत आभारी थी। बात बस इतनी है कि उसने जो सफेद ड्रेस पहनी है, उसकी नेकलाइन कम और नेकलाइन ज्यादा ढीली है। इस मोड़ से उसकी छाती का ज्यादातर खूबसूरत नजारा उभर कर आता है। इस पैमाने पर कम से कम 34 डी है ना। एक नजर देखने के बाद लिन हुआन ने अपने दिल में फैसला कर लिया। सफेद कपड़े वाली महिला को पता नहीं था कि वह चली गई है। वह सीधी खड़ी हुई और लिन हुआन को देखकर मीठी मुस्कान दी, फिर यात्री डिब्बे की तरफ चली गई, दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। जैसे ही सफेद कपड़े वाली महिला कार में बैठी, लिन हुआन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो किसी महिला के शरीर या परफ्यूम की गंध नहीं थी, बल्कि कुछ फूलों और पौधों की प्राकृतिक खुशबू थी। मेरी आंखों में देखो, स्पष्ट रूप से सफेद वस्त्र वाली महिला ने ऐसा वाक्य कहा। लिन हुआन ने शक से अपना सिर घुमाया तो पाया कि सफेद कपड़े वाली महिला उसे लगातार देख रही थी। जब उसकी नजरें मिली तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि सफेद कपड़े वाली महिला की आंखें गुलाबी थीं। क्या वह कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस लेकर आई थी? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, लिन हुआन को अपने दिमाग में चक्कर सा महसूस हुआ और फिर वह आड़ू के फूलों से भरी घटी में प्रवेश कर गया। एक आड़ू के पेड़ के नीचे जो 10 मीटर से अधिक ऊंचा है और जिसे केवल कुछ ही लोग गले लगा सकते हैं, आड़ू के फूल जो हवा से जमीन पर उड़ गए थे, मोटे ढेर में जमा हो गए थे और लिन हुआन आराम से उस पर लेटा हुआ था। उसके सामने कुछ ही दूरी पर कुछ सुंदर महिलाएं एक दूसरे का पीछा कर रही थीं, खेल रही थी और हंसी के फटने की आवाजें चांदी की घंटियों की तरह थीं और लिन हुआन का दिल थोड़ा हिल गया। बात बस इतनी सी थी कि उस समय घाटी में धुंध की एक पतली परत थी, जिससे उसे इन महिलाओं की शक्ल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। जब कोहरा साफ हुआ तो लिन हुआन को एहसास हुआ कि वह इन सभी महिलाओं को जानता था। हान यून, लो बिंग्यान, झो मनरू, झाओ क्विंग्या, जियो जियो, यूशीशी, 6 शीर्ष सुंदरियां, सभी ने हल्के धुंध से बनी लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। वे उसके पास आईं। लिन हुआन एकदम से अचंभित हो गई। ये लंबी स्कर्ट पारदर्शी पोशाकों से ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के सुंदर शरीरों की उत्तेजक दृष्टि पर इस तरह की धुंधली सी झलक ने लिन हुआन के दिल की धड़कन तुरंत धड़कना शुरू कर दिया, जैसे ढोल पीटना, बैंग डोंग 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 डोंग, मजबूत और शक्तिशाली। लिन हुआन के पास जाने के बाद उन्होंने उसे कसकर घेर लिया। सभी उसे अपनी आंखों के कोने से आकर्षक रूप से देख रहे थे, मानो वे कह रहे हो आओ, आओ और मुझे खा जाओ। लिन हुआन ने भावशून्य चेहरे को देखा, सोच रहा था कि ये सब इतने बेलगाम क्यों हो गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटे मालिक का आकर्षण इतना बड़ा हो कि खूबसूरत औरतें बस उसकी आंखों में झांकने से ही समर्पित हो जाएं? रुको, मैं इस घाटी में कब आया? लिन हुआन को अचानक एक भयानक चीज का पता चला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ कैसे आया। लगता है मैं पहले गाड़ी चला रहा था। लिन हुआन के दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी और फिर उसने खुद से कहा जैसे कि उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ लिया हो। हाँ, मैं यहाँ कार से आया हूँ। इस समय हान यून ने उससे आकर्षक तरीके से कहा, छोटे भाई आओ, बहन को गले लगाओ। जैसे ही लिन हुआन उठने वाला था, उसने लो बिंग्यान को यह कहते सुना, लिन हुआन, तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हें मुझे गले लगाना चाहिए। किनारे खड़ी झो मानरू दुखी थी। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, लिन हुआन, तुम मेरे पहले आदमी हो, क्या तुम मुझे गले नहीं लगाना चाहते? झाओ किंग्या, जियो जियो और यू शीशी ने भी लिन हुआन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, मानो वे चाहते थे कि वह उन्हें गले लगा ले। लिन हुआन दंग रह गया। इस तरह का दृश्य टोक्यो जैसा कुछ गर्म है। ये सिर्फ इतना है कि टोक्यो थोड़ा गर्म है और वहां एक महिला बनाम कई पुरुष होते हैं, लेकिन अब वह एक पुरुष बनाम 6 महिलाएं हो गया है। लेकिन मुझे यह पसंद है। इससे पहले कि लिन हुआन कुछ कर पाता, उसने देखा कि सभी 6 महिलाओं ने हल्के धुंधले स्कर्ट पर हाथ रखा। हल्के से खींचने पर उन्होंने हल्के धुंधले स्कर्ट को उतार दिया। पल भर में 6 नग्न सुंदरियां लिन हुआन के सामने प्रकट हो गईं। लिन हुआन की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने एक फंसे हुए जानवर की तरह धीमी आवाज में गुर्राहट की और फिर उनकी ओर तेजी से दौड़ा। BMW 3 सीरीज के डिब्बे में सफेद कपड़े वाली महिला ने लिन हुआन को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा खून से लथपथ था, और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराई। ऐसे भ्रम में मरना एक तरह का आनंद होना चाहिए, है ना? बोलने के बाद सफेद वस्त्र पहने महिला थोड़ा हिली, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अरे, मेरी ताकत अभी भी निंजुत्सु के इस स्तर को पूरी तरह से करने के लिए पर्याप्त नहीं है। खुद से कुछ फुसफुसाने के बाद उसने दरवाजा धक्का दिया और कार से बाहर निकल गई और रात में गायब हो गई। सफेद कपड़े वाली महिला के चले जाने के बाद भी लिन हुआन में कोई भी जागृति नहीं दिखी तथा उसके चेहरे पर जकड़न और भी गंभीर हो गई और अंत में उसके मुंह से झाग निकलने लगा। चेतावनी, चेतावनी, मेजबान को मानसिक आघात पहुंच रहा है। खतरे के स्तर का आकलन। खतरा स्तर ए, मस्तिष्क मृत्यु का खतरा है। आपातकालीन बचाव उपाय शुरू हो रहे हैं। आपातकालीन बचाव उपाय शुरू हो गए हैं और बचाव कार्य शुरू हो गया है। सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग किया जा रहा है। आपातकालीन बचाव कार्य पूरा होने के बाद कुल 1800 सिस्टम पॉइंट खर्च होंगे। काफी देर बाद लिन हुआन गहरी बेहोशी से जागा। उसने अपना सूजा हुआ सिर हिलाया और उसे यह समझने में काफी देर लगी कि वह कहाँ है। क्या मैंने अभी आड़ू के फूल के पेड़ के नीचे बहन हान यून के साथ प्रेम खेल नहीं खेला था? अब तुम वापस गाड़ी में क्यों आ गई हो? होस्ट, आपको बस एक भ्रम हो गया है। इस समय सिस्टम स्टीवर्ड की आवाज बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सुनाई दी। लिन हुआन चौंका और फिर पूछा, भ्रामक कौशल, यह क्या है? बटलर ने उत्तर दिया, एक प्रकार का मानसिक हमला, चीनी मार्शल आर्ट उपन्यासों में तियानो किन की मार्शल आर्ट के समान। मैं पोंछो, लिन हुआन ने अविश्वास से पूछा, आपने ये भी कहा था कि यह किसी उपन्यास से कुछ है। वास्तविक दुनिया में ऐसी व्यर्थ चीज कैसे हो सकती है? नहीं, मानसिक हमले व्यर्थ नहीं होते। हालांकि बटलर की आवाज में कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं है, फिर भी वह काफी धैर्यवान लगती है। मानसिक हमले सम्मोहन की तरह होते हैं। ये एक खास माध्यम से लक्ष्य पर सीधा असर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद लिन हुआन ने राहत की सांस ली। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ सम्मोहन की बात कर रहे हैं? मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि मुझे कोई मानसिक समस्या है। बटलर ने जो कहा उसे सुनिए। सच कहूं तो मेजबान को अभी मानसिक समस्या थी और वह बार-बार मर रहा था। क्या? ये शब्द सुनकर लिन हुआन इतना हैरान हुआ कि वह काफी देर तक अवाक रहा। अंततः शांत होने के बाद उसने पूछा, तो फिर मैं कैसे बच गया? प्रबंधक ने कहा, सिस्टम ने पाया कि मेजबान बार-बार मर रहा था, इसलिए आपातकालीन बचाव कार्यक्रम शुरू किया गया। लिन हुआन ये सुनते ही और अधिक उलझन में पड़ गया। आपातकालीन बचाव प्रक्रिया क्या है? प्रबंधक ने कहा, यह एक स्वचालित सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे सिस्टम डेवलपर द्वारा ईश्वर स्तरीय एजेंट सिस्टम को डिजाइन करते समय आरक्षित किया जाता है। जब मेजबान किसी प्रकार की अप्रतिरोधी क्षति का सामना करता है तो यह कार्यक्रम सक्रिय हो सकता है ताकि मेजबान आपदा से बच सके। लिन हुआन ये सुनकर चौंक गया और फिर बोला, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास एक अमर शरीर है? मेजबान, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाउसकीपर के भाषण का लहजा थोड़ा अजीब है, जैसे कि एआई का मूल्य अचानक बहुत बढ़ गया है और इसका प्रदर्शन मनुष्यों के करीब है। लेकिन लिन हुआन को यह समस्या नजर नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मैं कहां ज्यादा सोचता हूं? प्रबंधक ने समझाया, सबसे पहले आपातकालीन बचाव कार्यक्रम सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि मेजबान को सीधे किसी के द्वारा मार दिया जाता है तो कार्यक्रम शक्तिहीन हो जाएगा। दूसरा, इस कार्यक्रम के संचालन के लिए उच्च सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। यदि होस्ट पॉइंट्स पर्याप्त नहीं है तो आपातकालीन बचाव कार्यक्रम अभी भी शक्तिहीन है। होस्ट अब अपने पास मौजूद सिस्टम पॉइंट्स की जांच कर सकता है।
ये सुनकर लिन हुआन ने जल्दी से सिस्टम पर क्लिक करके जांच की और पाया कि उसके सिस्टम पॉइंट्स सिर्फ 10,910 पॉइंट्स बचे थे। अगर उसे ठीक से याद है तो पहले भी उसके सिस्टम पॉइंट्स 12,710 पॉइंट्स ही थे। संक्षेप में, लिन हुआन को नहीं पता कि वह कितने समय से कोमा में है। संक्षेप में, उसने 18 मिलियन चीनी सिक्के गवा दिए हैं। क्या उसका दिल खून से लथपथ है? इस समय प्रबंधक ने कहा, देखिए, यह आपातकालीन बचाव प्रणाली का आतंक है। इसके अलावा यह केवल सबसे बुनियादी बचाव है। यदि मेजबान को अधिक गंभीर क्षति होती है तो सिस्टम पॉइंट्स की खपत एक खगोलीय आंकड़ा होगी। पुकारना। लिन हुआन ने राहत की सांस ली और लंबे समय के बाद कहा, मुझे अचानक पता चला कि सिस्टम डेवलपर न केवल एक सीधा पुरुष कैंसर रोगी और बेहद मजबूत प्रतिशोध वाला व्यक्ति है, बल्कि वह पैसे का प्रशंसक भी है। स्टीवर्ड, मेजबान ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ, क्या मुझे अभी भी इसे समझाने की जरूरत है? लिन हुआन उदास होने से खुद को नहीं रोक सका और फूट पड़ा। मुझे कुछ गड़बड़ देखने के लिए 18 मिलियन हुआक्सिया सिक्के खर्च करने होंगे। हाँ, बटलर ने मजाकिया हंसी निकाली और फिर कहा, मैं मेजबान से पूछना चाहता हूं कि किस तरह का डॉक्टर किसी भी चोट का पूरी तरह से इलाज कर सकता है? कोई। लिन हुआन को लगा कि बटलर की आवाज थोड़ी तेज थी। हाँ, किसी भी बीमारी का, जिसमें आघात, बीमारी और मानसिक बीमारी भी शामिल है, समाधान संभव है। इस बिंदु पर बटलर ने आगे कहा, जब तक आपके पास पर्याप्त सिस्टम पॉइंट्स हों। लिन हुआन फिर से चौंक गया। अब वह देवस्तरीय एजेंट सिस्टम के डेवलपर की पहचान जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया। क्या वह भविष्य का मानव है या किसी दूसरे ग्रह पर कोई उच्च स्तरीय जीवन? अभी उसने अपने दिल में उठे संदेहों को बाहर निकाला। प्रबंधक ने सीधे उत्तर दिया, क्षमा करें, मेजबान के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं है। ठीक है, मुझे पता है। लिन हुआन ये भी जानता था कि बटलर खुद को सिस्टम डेवलपर की पहचान इतनी आसानी से नहीं बता सकता था, इसलिए वह केवल थोड़ा निराश था। इसलिए उसने भ्रम के बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित किया। इसलिए उसने पूछा, बटलर, अगर भविष्य में मुझे सफेद कपड़े वाली महिला मिले तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसके भ्रम का विरोध करने का कोई तरीका है? हाँ, सिस्टम मॉल में एक पुस्तक माई ओपिनियंस ऑन इल्यूजरी स्किल्स है, जिसे गुप्त सेवा उद्योग में एक महान देव स्तर के व्यक्ति द्वारा विकसित और सुझाया गया था। एक निश्चित भ्रम संबंधी संकट का सामना करने के बाद उन्होंने जानबूझकर कई आध्यात्मिक विशेषज्ञों से मुलाकात की। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है, ऊपरी, मध्य और निचला। पहला भाग मेजबान के वर्तमान स्तर पर सीखा जा सकता है। बटलर की बात सुनने के बाद लिन हुआन ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपने जिस गुप्त सेवा जगत के महान व्यक्ति का उल्लेख किया है वह एक सिस्टम डेवलपर है? आप कैसे? बटलर का स्वर थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर उसने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बोलने का अपना पुराना तरीका अपना लिया। मेजबान बहुत ज्यादा सोचता है। लिन हुआन को और भी शक हुआ। उसने अपनी टुड्डी को छुआ और मन ही मन सोचा, आज बटलर का प्रदर्शन बहुत अजीब है। हालांकि उन्होंने कोई और प्रश्न नहीं पूछा और सीधे सिस्टम में प्रवेश किया और भ्रम पर मेरी राय पाया। भ्रम पर मेरी राय एक ईश्वर स्तरीय पुस्तक है जिसे एक महान ईश्वर स्तरीय एजेंट ने संकलित किया है, जिसने कई आध्यात्मिक शक्ति प्रशिक्षण तकनीकों का संग्रह किया है। इस पुस्तक को सीखने के बाद मेजबान आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर सकता है और समान स्तर के किसी भी भ्रम का प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। इसका शत्रु पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। समान स्तर, प्रतिक्रिया प्रभाव। लिन हुआन ने हैरान होकर तुरंत प्रतिक्रिया दी। यह कहना चाहिए कि दोनों की मानसिक शक्ति समान थी। जहां तक प्रतिक्रिया प्रभाव की बात है, यह अच्छी बात है। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है, ऊपरी, मध्य और निचला। जब एजेंट स्तर 2 हो तो आप ऊपरी भाग सीख सकते हैं। ऊपरी भाग को सीखने के लिए 1200 सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता होती है और 12 मिलियन चीनी सिक्के मिटा दो। लिन हुआन को थोड़ा व्यथित महसूस हुआ, लेकिन भविष्य में सफेद कपड़े वाली महिला से पीड़ित न होने के लिए उसने अपने दांत पीस लिए और ऊपरी हिस्सा खरीद लिया। क्या आप अभी सीखना चाहते हैं? सीखना। एक सफेद रोशनी चमकने के बाद लिन हुआन ने सोचा कि पहले जैसी सहरन होगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसका शरीर बिल्कुल नहीं कांपा, बल्कि उसके मन में भ्रामक दृष्टि के अलावा एक और याद ताजा हो गई। इसके अलावा एक और एहसास भी था। मैं इस भावना का वर्णन कैसे कर सकता हूँ? कठोर इच्छाशक्ति की गुणवत्ता नहीं, इसका प्रयोग राष्ट्रीय फुटबॉल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। स्पष्ट। हाँ, यह स्पष्टता है। लिन हुआन के विचार पहले कभी इतने स्पष्ट नहीं हुए थे, मानो सब कुछ जानते हो, और यहाँ तक कि बहुत समय पहले की धुंधली यादें भी बेहद स्पष्ट हो गईं। उदाहरण के लिए, जब वह बच्चा था तो उसने झांक कर देखा था कि किसकी सबसे बड़ी लड़की या बहू नहाती है। उदाहरण के लिए, वह चींटियों के घोंसले कहाँ लेने जाता है, और यहाँ तक कि उस रात हानियों द्वारा पीछे धकेले जाने की प्रक्रिया भी उसकी स्मृति में बहुत स्पष्ट रूप से उभर आई। 4 बार उसे हानियों द्वारा अमानवीय तरीके से पीछे धकेला गया। ऐसा लगता है कि सुंदर बहन इतने सारे पोज जानती है। नहीं, मुझे अगली बार कोशिश करनी होगी। लिन हुआन ने अपने मुंह के कोने से लार पोंछी, अपनी पिछली याददाश्त से अलग किया और फिर वर्तमान शेष सिस्टम बिंदुओं की जांच करने के लिए व्यक्तिगत विशेषताओं इंटरफेस पर क्लिक किया। 9710 पॉइंट। सफेद कपड़े वाली महिला की वजह से उसने 3000 सिस्टम पॉइंट खा लिए, जो कि हुआक्सिया सिक्कों में 30 मिलियन के बराबर है। लिन हुआन का व्यथित खून बहना शुरू हो गया है। ठीक है। काफी देर बाद उसने इस तरह के दुख को दबा दिया और बुदबुदाया, बहुत अच्छा, सफेद पोशाक वाली वह छोटी लड़की, तुम पहली महिला हो जिसने छोटे मालिक को इतना कष्ट दिया है। लिन हुआन ने अंदाजा लगाया कि सफेद कपड़ों वाली औरत कोई हत्यारी ही होगी। उसे भेजने वाले की बात करें तो दुश्मन तो बस कुछ ही हैं, किंग और उसका बेटा फॉर्म जुंदाओ और झेंग चेंगहाई, ये सबसे ज्यादा संभावित है। मुझे दोबारा तुमसे टकराने मत देना, वरना हे सावधान रहना, मैं तुम्हें 100 बार पार कर जाऊंगा। और मुझे ये भी मत बताना कि पर्दे के पीछे कौन है, वरना हम मैं उसे बेच दूंगा बत्तख की दुकान पर। अच्छा, यह एक अच्छा विचार है। कुछ देर तक अपने मन में कसम खाने के बाद लिन हुआन ने कास्ट की और हुई दोग इंटरनेशनल की ओर चल पड़ा। जब लिन हुआन अपने अपार्टमेंट में लौटा तो रात के लगभग 1 बजे बज चुके थे। जैसे ही उसने चाबी निकाली, अचानक सामने वाले दरवाजे पर रहने वाली जो मानरू ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद लिन हुआन ने पूछा, मनरू, तुम इतनी देर तक कैसे नहीं सोए? मैंने देखा कि जो मानरू अपनी आंखों में आंसू लिए अपने होंठ काट रही थी, बिना कुछ बोले बस उसे घूर रही थी। उसे इस तरह देखकर लिन हुआन के दिल में प्यार और दया जाग उठी। वह आगे बढ़ा और जो मानरू को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे कल रात की घटना के लिए नाराज हो? जो मानरू ने उसकी बाहों में लेटे हुए अपना सिर हिलाया और कमजोर आवाज में कहा, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस थोड़ा दुखी हूं। लिन हुआन ने उसके बालों को छुआ और प्यार से कहा, छोटी मूर्ख, तुम किस बात से दुखी हो? हालांकि जो मानरू उसकी पहली औरत नहीं थी, लेकिन वह जो मानरू का पहला आदमी था। यह कहना थोड़ा उलझन भरा हो सकता है, लेकिन लिन हुआन इस औरत से दिल से प्यार करता था। जो मानरू ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा और कहा, चलो घर में चलकर इस बारे में बात करते हैं, यहाँ दूसरे लोग देख लेंगे। उसका डरपोक और शर्मीला रूप देखकर लिन हुआन को मन ही मन अजीब लगा। आजकल के समाज में प्रेमियों का गले लगना तो आम बात है ना? लेकिन वह यह भी जानता था कि लड़की पतली त्वचा वाली थी, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोला और उसे घर के अंदर खींच लिया। सोफे पर बैठने के बाद लिन हुआन ने अगले हफ्ते मनरू की नाक को कुशलता से खरोंच दिया और बिगाड़ते हुए कहा, चलो कहते हैं, क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं श्री लो से शादी करने के लिए सहमत हो गई, इसलिए आप दुखी महसूस करते हैं? जाहिर है, जो मानरू लिन हुआन के इस बिगड़ैल व्यवहार से थोड़ी घबरा गई थी। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और शर्माते हुए बोली, तुम्हें तो सब पता है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन लिन हुआन फूट फूट कर हंसा और फिर उसने हान युन से जो कहा था उसे दोहराया।
क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? जो मानरू ने अपनी आंखें चौड़ी करके बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। उसके स्वर में संदेह और आश्चर्य था। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और असहाय होकर कहा, लगता है तुम मुझ पर ज्यादा विश्वास नहीं करती। क्या तुम फिर से पिटना चाहती हो? बट शब्द सुनते ही जो मानरू का चेहरा लाल हो गया। पिछली बार उसे लिन हुआन ने तब पीटा था जब वे दोनों यूनियू। तो फिर उसे ऐसा शौक क्यों है? अपना सिर हिलाते हुए उसने खूबसूरत यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर जो मानरू ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि मिस्टर लो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। जैसे ही लिन हुआन कुछ कहने वाला था, जो मानरू ने अपनी उंगली से उसका मुंह बंद कर दिया। दरअसल मुझे भी लगता है कि मिस्टर लो तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगर तुम मिस्टर लो से शादी कर सकती हो तो तुम्हारा भविष्य असीम होगा और मैं स्वार्थवश तुम्हें बांध नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर लिन हुआन का दिल भर आया। साथ ही उसने भावुक होकर कहा, मैं इतनी अच्छी औरत से क्यों मिला? दरअसल लिन हुआन ने पहले ही फैसला कर लिया था, वह जो मानरू को हरगिज निराश नहीं करेगा। जहां तक लो विज्ञान की बात है, उन दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मिशन के लिए 3 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने के बाद वह जुर्माने की भरपाई के लिए 20,000 सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग कर सकता है। भावुक होकर लिन हुआन ने अभी भी गुस्से का नाटक किया और कहा, क्या तुम मुझसे संबंध तोड़ना नहीं चाहती? बेशक ये शब्द सुनते ही जो मानरू का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लिन हुआन की गलतफहमी का डर था, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने रिश्ते की वजह से तुम्हारे और मिस्टर लो के रिश्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती। स्पष्टीकरण के बाद उसने पाया कि समस्या को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सका, इसलिए उसने अपने होंठ काटे और कहा, मुझे लगता है कि आपको मेरा वर्दी पहनने का तरीका पसंद है, इसलिए तो। लिन हुआन का दिल द्रवित हो गया और उसने जल्दी से पूछा, तो क्या? तो मैंने ऑनलाइन कुछ यूनिफॉर्म खरीदी जिनमें फ्लाइट अटेंडेंट, नर्स और कुछ अंडरवियर शामिल थे। ये कहने के बाद जो मानरू का चेहरा पहले से ही लाल हो गया था। भले ही उसने कल रात कार में हान यू के साथ केवल एक प्रेम खेल खेला था, लिन हुआन इन शब्दों की उत्तेजना से उत्तेजित हो गया। उसने घबराकर कहा, तो फिर तुम वापस जाओ और परिचारिका की वर्दी पहन लो, ठीक है? मुझे लगता है। जो मानरू शर्मा गई और सिर हिलाया, फिर ऊंची एड़ी के जूते पहनकर आसमानी नीले रंग की फ्लाइट अटेंडेंट की वर्दी पहन ली। बेशक काले मोजे और काली ऊंची एड़ी के जूते अब भी जरूरी है। गुड ऑन, लिन हुआन ने भयंकर निगल लिया। फिर जो मानरू के पास गया और उसे गले लगा लिया और जल्दी से बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद शयन कक्ष में वसंत आ गया। अध्याय 152, सिंड्रेला का पुरुष संस्करण, तीसरा और अधिक। शांग्री-ला होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में तारो आसो और उसका बेटा सोफे पर बैठे थे और सामने वाले सोफे पर बैठी एक महिला की बात गंभीरता से सुन रहे थे। महिला की बात सुनने के बाद तारो आसो खड़े हुए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मिस कौन। यह देखकर ताका आसो तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पिता मोमोतानी का सम्मान क्यों करेंगे जो उससे कमतर है। यदि लिन हुआन यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि यह महिला सफेद वस्त्र वाली महिला थी जो स्वयं पर भ्रम पैदा करती थी, और वह बी क्लास निंजा पावर हाउस है। तारो आसो ने कहा, कारू मोमोकानी। मोमोकानी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, हम सभी छाया के लिए काम कर रहे हैं और यह कोई कठिन काम नहीं है। तारो आसो ने सिर हिलाया और कहा, मिस कारू ने आज लिन हुआन को मार डाला। यह एक महान योगदान है। मैं मुख्यालय को सच्चाई की रिपोर्ट करूंगा। हाँ, मोमोतानी ने लापरवाही से सिर हिलाया और फिर कहा, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए पहले घर जाऊंगा। अगर मंत्री असो के बारे में और कुछ हो तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। बोलने के बाद वह खड़ी हुई और अपनी पतली कमर हिलाते हुए स्वीट से बाहर चली गई। अस्क, यह मीरन के योग्य है। उसकी हर हरकत, उसकी भौहें और मुस्कुराहट आकर्षण से भरी है। मोमोतानी को घूरते हुए जब वह स्वीट से बाहर निकला तो ईगल एसो ने अपने होठों पर थप्पड़ मारा और अश्लीलता से कहा, हाँ, अपने बेटे की शक्ल देखकर तारो आसो ने ठंडी सांस ली। तुम्हें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अपने पिता की इतनी कठोर आवाज में खुद को चेतावनी सुनकर ईगल एसो का दिल बैठ गया और फिर उसने पूछा, क्यों? तारो आसो ने गंभीरता से कहा, मुझे आज ही पता चला कि मिस शुन ही वह महिला थी जिसे युवा मास्टर शियोंदी को पसंद करते थे। मास्टर जियोन ज्ञान, ये नाम सुनते ही एसो ईगल का सिर नशे में धुत हो गया और साथ ही उसके दिल में सौभाग्य की भावना भी जाग उठी। मिका योहिको मिका कंसोर्टियम के दूसरे उत्तराधिकारी हैं और मिका कंसोर्टियम दुनिया के शीर्ष 10 कंसोर्टियमों में से एक है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी कितनी ताकत है। शुक्र है पिता ने उसे समय रहते याद दिला दिया, वरना वह मास्टर शियोज्ञान से किसी औरत को छीनने चला जाता। क्या आसो को नहीं लगता कि उसकी उम्र लंबी है? मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद पिताजी, मुझे याद आ गया। तारो आसो ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, तुम्हें योजना बनानी होगी और तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। आवेग में मत आओ, लोगों के साथ भी ऐसा ही है। योजना बनाने से पहले तुम्हें दूसरे पक्ष के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, वरना अगर तुम मर भी गए तो भी तुम सिर्फ खुद को ही दोषी ठहराओगे। बहुत बेवकूफ। ईगल एसो ने आदरपूर्वक झुककर कहा, नमस्ते, आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद पिता। ठीक है, तुम्हें बस मेरी कही बात याद रखनी है। तारो आसो का चेहरा थोड़ा सा घूम गया और फिर बोला, चूंकि मिस कारू आ गई है इसलिए हमारी अगली योजना तुरंत शुरू की जा सकती है। एसो ईगल ने अपनी भौहें उठाई, तुम्हारा मतलब है? तारो आसो ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, फॉन्ग हानशेंग को लोशन समूह के 50% से अधिक शेयरों को नियंत्रित करने में मदद करें। आनंद के बाद लिन हुआन ने जो मानरू को गले लगाया और सो गया। भले ही लिन हुआन की शारीरिक संवेदनशीलता के 3 गुण बहुत बढ़ गए हों और क्यूई उसके शरीर में मौजूद हो, सार का सार एक व्यक्ति का मूल है और अगर वह इस तरह की चीज का बहुत अधिक सेवन करता है तो वह अनिवार्य रूप से थका हुआ महसूस करेगा। और तो और अपार्टमेंट में लौटने के बाद उसने पहले हान यू से और फिर जो मानरू से लगातार 3 बार लड़ाई लड़ी। हालांकि वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था, फिर भी अंततः उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। अगली सुबह जब लिन हुआन उठा तो उसने देखा कि जो मानरू फिर से रसोई में नाश्ता बना रही थी। उसे हैरानी इस बात की हुई कि उसने जो मानरू के शरीर पर जरा भी थकान नहीं देखी। इसके विपरीत वह अभी भी लाल थी और ज्यादा हाइड्रेटेड लग रही थी। निश्चित रूप से यहाँ कोई खराब खेती नहीं है, केवल थके हुए मवेशी हैं। लिन हुआन ने अपनी पुरानी कमर को पीटा, आह भरी और फिर जो मानरू के साथ नाश्ता करने के बाद कंपनी के लिए गाड़ी चलाई। क्योंकि भूमिगत पार्किंग में कोई खाली पार्किंग स्थान नहीं था, लिन हुआन ने कार बाहर पार्क की और जो मानरू के साथ लोशन बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लॉबी में चले गए। जैसे ही वह अंदर गया उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है। घोड़े का क्या हुआ? लिन हुआन ने संदेह से चारों ओर देखा और फिर पाया कि बहुत से लोग उसे ईर्ष्या से देख रहे थे। चश्मा पहने एक युवक ने चुपके से लिन हुआन की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने इसे देखा? वह लिन हुआन है, राष्ट्रपति के नए सहायक। मैंने सुना है कि राष्ट्रपति लो ने कल रात उसे प्रस्ताव दिया था। एक अन्य पुरुष सहकर्मी के बॉस के चेहरे पर मुहासे थे और मुंह खुला हुआ था। उसे अविश्वास में यह कहने में काफी समय लगा, है ना? मैंने इसे पहुंच दिया, यह इतनी अच्छी चीज है। चश्मे वाले आदमी ने ईर्ष्या और घृणा से कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा कि वह कितना सुंदर है। मिस्टर लो को उससे प्यार क्यों हो गया? उसने उससे शादी करने के लिए भी कहा था। मैंने सचमुच अपनी 24 के टेरा स्टोन कुत्ते की आंखों को अंधा कर दिया है। मुहासे वाले व्यक्ति ने कुछ मुख्य बातें समझ ली और कहा, या शायद वह किसी शक्तिशाली परिवार का बेटा है। चश्मा पहने आदमी सोच में पड़ गया। खैर, यह संभावना बिना। चश्मे वाले व्यक्ति और मुहासे वाले व्यक्ति के बीच बातचीत की तरह हॉल में और भी कई बातें हैं। संक्षेप में, यह केवल एक रात के बाद था कि लिन हुआन को लो बिंग्यान द्वारा प्रस्तावित किया गया था और पूरे लोशन समूह को ऊपर से नीचे तक लगभग सब कुछ पता था।
बिल्कुल नहीं, कल रात जन्मदिन के खाने में बहुत ज्यादा लोग थे और अब यह विस्फोटक सूचना प्रसारण का युग है। लिन हुआन जैसे सिंड्रेला के पुरुष संस्करण का कथानक ज्यादातर लोगों को गपशप करने के लिए काफी है। आग। परिणाम स्वरूप कल रात की कहानी लुओशन समूह के कई कर्मचारियों को पता थी और अब तक लिन हुआन की पहचान के बारे में अटकलों के दर्जनों संस्करण सामने आ चुके हैं। क्या एक उच्च पदस्थ अधिकारी का इकलौता बेटा, क्या एक धनी परिवार का युवा स्वामी, या लोगों के साथ एक प्रेमी जो हमेशा बचपन के प्रेमी होते हैं, और क्या अधिक है, ऐसे भाई बहन हैं जो अनुमान लगाते हैं कि वे लंबे समय से खोए हुए भाई बहन हैं। इस तरह के स्तर को एक शहरी आइडल ड्रामा में बनाया जा सकता है। लिन हुआन के कानों की शक्ति से उसने इन लोगों की फुसफुसाहटें तुरंत सुन ली। उसने अपनी नाक को छुआ, इस स्थिति में थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। इसके अलावा लॉबी में प्रवेश करने से लेकर सहायक के कार्यालय में प्रवेश करने तक लोग लगातार रास्ते में लिन हुआन का अभिवादन करने आते रहे, जिनमें विभिन्न विभागों के मुख्य नेता भी शामिल थे। आखिर लिन हुआन अब दबंग महिला अध्यक्ष के बगल में खड़ा आदमी है। जब तक वो साइडलाइन उड़ाने में मदद कर सकता है, तब तक प्रमोशन और वेतन वृद्धि कोई छोटी बात नहीं है। पफ, यह मजेदार है। कार्यालय लौटने के बाद जो मानरू ने लिन हुआन की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा, जब उसने विभिन्न लोगों का सामना किया जिन्होंने घोड़ों को फिसलने और थपथपाने का काम किया, तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका। लिन हुआन ने उसे घूरा और डरते हुए कहा, इसमें मजा कहाँ है, क्या तुम फिर से मुझसे हमला करवाना चाहती हो? जो मानरू शर्मा गई और धीरे से ट्वीट किया, मुझे पता है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। लिन हुआन कुर्सी पर स्तब्ध होकर बैठ गया और कमजोरी से बोला, इन चापलूसों से निपटना आपसे 300 राउंड लड़ने से भी ज्यादा थकाऊ है। तुम, जो मानरू का चेहरा और भी लाल हो गया, मैं फिर व्यंग्य कर रहा हूँ, तुम्हें अनदेखा करो। बोलने के बाद उसने गुनगुनाते हुए अपना सिर घुमाया। लिन हुआन खुश होकर पास आई और धीरे से अपना सिर झुकाते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मैं बैंक जाकर तुम्हारे कार्ड में 50 मिलियन जमा कर दूंगी। तुम राहत महसूस करो, एक छोटी सी अमीर औरत। जो मानरू को किन से बचाया गया था, लिन हुआन ने कहा कि वह किन चोंग से 50 मिलियन युआन उसे हस्तांतरित कर देगा, लेकिन उसकी ऑनलाइन बैंकिंग हस्तांतरण सीमा बहुत छोटी थी, इसलिए वह केवल आवेदन करने के लिए बैंक काउंटर पर जा सकता था। इसके अलावा इन दिनों बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इसलिए यह संभव नहीं हो पाया है। आज कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसने लुओ बिंगयान से छुट्टी लेने की योजना बनाई और मामले को निपटाने के लिए बैंक चला गया। मत करो, जो मानरू ने फिर मना कर दिया। लिन हुआन ने कुशलता से अपनी क्योंक नाक के बाल काटे और मुस्कुराई, अब तुम मेरी औरत हो। क्या एक आदमी के लिए अपनी औरत पर पैसा खर्च करना सही नहीं है? अगर तुम मना करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे तुम मेरी औरत बनना ही नहीं चाहती। जो मानरू अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन ऐसा मत करो, तुम्हारा आदमी बहुत सक्षम है, 50 मिलियन तो बस एक मामूली बात है। लिन हुआन ने पलकें झपकाई, जो मानरू के लाल होठों को चूमा, उससे बैंक कार्ड लिया और फिर लुओ बिंगयान को छुट्टी मांगने के लिए ढूंढा और कंपनी छोड़ दी। निकटतम हुआइन की ओर गाड़ी चलाते हुए लिन हुआन अंदर गया और एक नंबर लिया, फिर लॉबी में बैठकर इंतजार करने लगा। सामने वाले व्यक्ति का काम खत्म होने के बाद लिन हुआन उठा और काउंटर की ओर चल दिया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसने एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी को काले रंग के हैंडबैग के साथ देखा और काउंटर पर पहले बैठ गया। लिन हुआन ये देखकर दंग रह गया। उसने काउंटर के ऊपर लगी एलईडी स्क्रीन पर देखा तो पाया कि नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ था, यानी विक्रेता ने उस नंबर पर कॉल ही नहीं किया था। मैं चलता हूं, क्या व्यापार करते समय आपको लाइन में लगना पड़ता है? लिन हुआन को यह भी पता है कि बड़े बैंकों में वीआईपी ग्राहक होते हैं। वे आम ग्राहकों की तुलना में प्राथमिकता से काम निपटा सकते हैं, लेकिन अधेड़ उम्र का आदमी अभी अभी दरवाजे से अंदर आया है और उसे वीआईपी ग्राहक का सीरियल नंबर नहीं मिला, तो वह क्यों जाए? क्या आप कतार में लग सकते हैं? लिन हुआन इस समय थोड़ा नाखुश था। वह उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया, काउंटर पर अपनी उंगलियां कुछ बार थपथपाईं और बोला, श्रीमान, लगता है आप अभी अभी लाइन में लग गए हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर उठाया और कुछ पल लिन हुआन को देखा। जब उसने देखा कि उसने सिर्फ लेवी के साधारण कपड़े पहने हैं, तो उसे थोड़ी सी हिकारत हुई। उसने आंखें नीचे करके कहा, युवक, मेरा समय बहुत कीमती है, तुम बाद में इंतजार कर सकते हो। बोलने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और महिला विक्रेता के साथ व्यापार शुरू कर दिया। उसकी शक्ल देखकर लिन हुआन को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह एक सभ्य व्यक्ति था, इसलिए उसने महिला विक्रेता की ओर मुड़कर कहा, इस महिला से मैं बैंक में व्यापार करने के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसे नंबर से ही निपटाया जाना चाहिए, है ना? विक्रेता का नाम लियू ली है, उम्र लगभग 30 साल, दिखने में गोरी और मेकअप में भारी। उसने लिन हुआन की तरफ देखा और फिर ठंडे स्वर में कहा, हाँ। लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया, चुपके से कहा कि यह महिला अपने ग्राहकों के प्रति इतनी उदासीन थी, उसे शिकायत होने का डर नहीं था। लेकिन लिन हुआन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो फिर वो बिना नंबर लिए यहाँ क्यों बैठा है? क्योंकि वह हमारे मैनेजर का रिश्तेदार है, क्या यह कारण पर्याप्त है? लियू ली का स्वर बहुत स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण था। हाँ, बैंक कर्मचारी ग्राहकों को नाराज नहीं कर सकते, लेकिन यदि वे अपने निकटतम बॉस के रिश्तेदारों के लिए किसी कम महत्वपूर्ण ग्राहक को नाराज करते हैं, तो इस तरह की बात असंभव नहीं है। और अपने दृष्टिकोण से वह यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि इस युवक की बचत 1 लाख से अधिक नहीं होगी। 100,000 से कम जमा वाले ग्राहक हुआइन के लिए छूट योग्य है। हाँ, लिन हुआन को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी लाइन में कूद सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि महिला विक्रेता उसे लाइन में कूदने के लिए प्रेरित करेगी। ये पता चला है कि वह बैंक मैनेजर का रिश्तेदार है। बहुत अच्छा, लिन हुआन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे इस मामले के बारे में पता है। अरे लड़के, क्या तुम जानबूझकर कुछ ढूंढ रहे हो? मानो या न मानो, मैंने किसी से तुम्हें बाहर फेंकने के लिए कहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन हुआन को तिरस्कार से देखा, उसकी आंखें धमकियों से भरी थीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, तो इसे ऐसे ही समझो जैसे मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। लिन हुआन ने मजाकिया लहजे में अपना सिर हिलाया और आगे बोली, और मुझे सच में यकीन नहीं है कि तुम मुझे बाहर निकाल पाओगे। नंबर लेकर काम चलाना एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है। अगर हर कोई अधेड़ उम्र के आदमियों की तरह बेतरतीब ढंग से काम में लग जाए, तो दुनिया कैसी होगी? बेशक लिन हुआन एक विश्व पुलिसकर्मी नहीं बनना चाहता था और उसके पास ऊर्जा नहीं थी, लेकिन अब जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लाइन में कूदने से उसके हितों का उल्लंघन हुआ था, तो उसे इसका ध्यान रखना था। लियू ली को भी डर था कि वे सचमुच लड़ेंगे, इसलिए उसने उसे समझाया, सर, आप क्या काम करने जा रहे हैं? लिन हुआन ने सोचा कि वह पहले अपना व्यवसाय करेगी, इसलिए उसने सहज स्वर में कहा, पैसे ट्रांसफर करो। अप्रत्याशित रूप से लियू ली ने कहा, आप स्थानांतरण करने के लिए एटीएम जा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप लॉबी मैनेजर से पूछ सकते हैं। लिन हुआन ने अपना मुंह हिलाया और फिर पूछा, तो आपको अभी भी पहले उसके लिए व्यवसाय संभालना होगा, है ना? हाँ, मिस्टर वांग का काम ज्यादा जरूरी है, लियू ली ने ईमानदारी से जवाब दिया। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा, मेरा काम भी बहुत जरूरी है। इस समय वांग उपनाम वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मैं ग्राहक को 1 मिलियन चीनी मुद्रा का भुगतान करना चाहता हूं। वह मुझे पहले सामान पहुंचा देगा। युवक, मुझे देरी मत करो। व्यापार। उनका स्वर श्रेष्ठता से भरा था। यहां हुई झड़प ने दूसरे ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने बोलते समय जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली थी, इसलिए कई लोगों ने उसे सुन लिया। व्यवसाय संभालने के लिए इंतजार कर रहे एक वीआईपी ग्राहक ने कहा, यह युवक वास्तव में अज्ञानी है। अगर कोई ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने के लिए उत्सुक है, तो उसे जाने दें। एक साधारण ग्राहक ने अलग राय दी, मैं यहां व्यवसाय संभालने आया हूं, मुझे अपना खाता नंबर क्यों चाहिए?
एक और साधारण ग्राहक ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और उस अधेड़ उम्र के आदमी का रवैया बहुत घमंडी है। पैसा होना कितना अच्छा है, अगर मैं हूं तो मैं इस चिड़िया की हवा से अछूता नहीं हूं। ये लोग चाहे जितना भी बुदबुदाएं, उनका इरादा उन्हें मनाने का नहीं था। उत्साह देखकर खुद को जलाने की क्या जरूरत। बस वे बहुत उत्सुक हैं, वह साधारण सा दिखने वाला नौजवान क्या करेगा। क्या हमें इस बदबूदार सांस को निगलना चाहिए या बैंक के मुखिया के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए। वांग उपनाम वाले व्यक्ति की बात सुनकर लिन हुआन थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर हंस पड़ा। तुम किस बात पर हंस रहे हो। वांग काई ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि लिन हुआन क्यों हंस रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह खुद ही पागल हो गया हो। अरे, इस दिल की सहनशक्ति बहुत कमजोर है। मैं तुम्हारी इस छोटी सी बात पर हंस रहा हूं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं भी यहाँ पैसे ट्रांसफर करने आया हूं और मुझे तुमसे ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिन हुआन ने मजाकिया अंदाज में वांग काई की ओर अपनी आंखें झपकाईं। वांग काई एक पल के लिए अचंभित रह गए और फिर जोर से हंसे। युवक, बैंक में होने का नाटक करते हुए आप गलत जगह पर लग रहे हैं, है ना। उनके विचार में हालांकि 10 लाख चीनी सिक्के ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता। उन्हें लिन हुआन जैसे कई शेखी बघारते युवा दिखाई देते हैं। यद्यपि यह युवक जर्जर नहीं दिखता, लेकिन हो सकता है कि उसने भी उच्च नकली कपड़े पहने हों। और यदि यह अन्य स्थानों पर है तो वह वास्तव में इस तरह के झूठ को उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह बैंक में है। हे, क्या आप नहीं जानते कि क्या आपने इसकी जांच की है। ये सोचकर वांग काई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से चले जाने की सलाह देता हूँ, अन्यथा आप कुछ समय के लिए बिखर जाएंगे और मंच से उतर नहीं पाएंगे। बात करते समय वह लिन हुआन को धक्का देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता था। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाईं और बिजली की तरह अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तुरंत वांग काई के नमकीन सुअर को पकड़ लिया। नहीं, यह एक बड़ा मोटा हाथ था। और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं, तो क्या तुम मुझ पर ऐसा करना चाहते हो। वह कौन है टिल्डमा इतनी गुस्से में है। वांग काई बहुत गुस्से में था। खैर, वो भी तो एक छोटा सा बॉस था, उसे सबके सामने रोक दिया गया था, जो उसके लिए अपमानजनक था। इसलिए जल्दी में उसने दूसरा हाथ पकड़कर लिन हुआन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तड़क। लिन हुआन की वर्तमान प्रतिक्रिया गति के साथ वह एक साधारण व्यक्ति से कैसे टकरा सकता है। पलक झपकते ही उसने अपना बायां हाथ उठाया और वांग काई के चेहरे पर हल्के से थपथपाया। गोली लगने के बाद उसने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और पीछे हट गया। इस समय वांग काई द्वारा मारा गया थप्पड़ ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया था जहां लिन हुआन पहले खड़ा था। वांग काई काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसने अपना चेहरा ढक लिया और अविश्वास में बुदबुदाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। लिन हुआन ये सुनकर अवाक होकर हंस पड़ा। दरअसल इस राज्य के अधिकारी को लोगों को दिया जलाने से रोकने के लिए आग लगाने का मौका मिल गया। जाहिर था कि वह पहले खुद को कोसेगा और अब भी वह शिकायतों से भरा हुआ था। यह वाकई बेशर्मी थी और अभी उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, उसने बस उसे हल्के से थपथपाया, जिसका मतलब था कि उसे अपमानित किया गया। ये देखकर कि वे वास्तव में लड़ रहे थे, लियो ली ने तुरंत सुरक्षा गार्ड को बुलाया। रबर की छड़ी के साथ सुरक्षा गार्ड तेजी से आगे बढ़ा और लिन हुआन और वांग काई को रोक दिया, जिससे उनका संघर्ष रुक गया। थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर काओ गुई को खबर मिली तो वह भी घटनास्थल पर पहुंचे। जैसे ही वह आया, काओ गुई ने लिन हुआन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों को क्यों पीट रहे हो। लिन हुआन ने आग पर दबाव डालते हुए कहा, यह उसका हाथ था जो पहले हिला। जाहिर है काओ गुई को दूसरों से पता था कि अभी क्या हुआ था और उसे देखकर गुस्से से बोला, लेकिन उसने तुम्हें नहीं मारा। चूंकि उसने तुम्हें नहीं मारा, इसलिए यह उसका पहला कदम नहीं होगा। लिन हुआन ने काओ गुई के वक्त कार्ड पर नजर डाली, फिर हल्के से हंसा, आपको यहाँ मैनेजर होना चाहिए, है ना। हाँ, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। बोलते ही काओ गुई के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि का भाव आ गया। चूंकि उसकी उम्र 40 साल से कम थी, इसलिए वह शाखा प्रबंधक के पद पर बैठा, जिससे ज्यादातर लोग ईर्ष्या करते थे। यह पद पहले से ही युवा और आशाजनक माना जाता है। लिन हुआन ने साफ सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब वह खुद को दोषी ठहराने आया तो दूसरे पक्ष ने अंधाधुंध सवाल नहीं पूछे। पता चला कि वह वांग काई का मैनेजर रिश्तेदार था। बहुत अच्छा, मैंने शुरू में सिर्फ दूसरों को पैसे ट्रांसफर करने की योजना बनाई थी। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं अपने कार्ड से सारा पैसा निकालना चाहता हूँ। लिन हुआन को लगता है कि आज के मामले एक तमाशा की तरह है, वह अब इन लोगों से निपटने के लिए बहुत आलसी है। काओ गुई ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कार के साथ कहा, यदि आपको लगता है कि यह व्यवहार मेरे लिए खतरा है, तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि आप भूले हैं। यही तो आपने कहा था। लिन हुआन ने उपहास किया, फिर अपना बैंक कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया और लियो ली से कहा, कृपया मेरे कार्ड में मौजूद सारे पैसे निकाल लीजिए। लियो ली ने मैनेजर की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। काओ गुई के सिर हिलाने पर उसने कार्ड उठाया और लिन हुआन के काम में मदद करने लगी। इस बिंदु पर काओ गुई भी जल्द से जल्द मामले को समझना चाहता है, अन्यथा यह एक बड़ी गड़बड़ी का कारण होगा और हुआइन की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। वांग काई अभी भी अपने दिल में बुरी आत्मा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह बैंक में कुछ नहीं कर सकता। लिन हुआन के बैंक से बाहर निकलने के बाद उसके पास लिन हुआन को साफ करने के 100 तरीके थे। तभी लियो ली ने अचानक अपना सिर उठाया और लिन हुआन को डरी हुई नजरों से देखा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर काओ गुई की तरफ देखा और कहा, मैनेजर, आप जरूर आकर देख लीजिए। तुम क्या देख रहे हो। काओ गुई हैरान था। मिस्टर लिन का विवरण असामान्य लग रहा है। लियो ली बोलने में हिचकिचाई, आप भी एक अनुभवी हैं, क्या आप इस छोटी सी बात को स्वयं नहीं संभाल सकते। काओ गुई ने सोचा कि यह निपटान प्रणाली में कोई समस्या थी, लेकिन हालांकि वह लियो ली के मदद के अनुरोध से असंतुष्ट था, वह काउंटर पर गया और उसे कार्य कंप्यूटर सौंपने के लिए कहा। ये है। जब काओ गुई ने कंप्यूटर पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित खाते की शेष राशि देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो और वह तुरंत वहीं खड़ा हो गया। वांग काई, जो एक तरफ खड़ा होकर थोड़ा सा हिसाब लगा रहा था, भी उत्सुकता से झुका और जल्द ही वह काओ गुई की तरह डर गया। श्री लिन, मुझे लगता है कि आपका कार्ड अभी भी एक सामान्य कार्ड है, क्यों न मैं आपके लिए प्लेटिनम कार्ड के लिए आवेदन कर दूं। जब काओ गुई ने मुड़कर देखा तो उसका स्वर और अभिव्यक्ति सब बदल गई। नीमा, वो खुद को बदलने से नहीं रोक सकता। इस युवक के कार्ड पर बैलेंस 53 लाख से ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि लियो ली कहेगा कि उसके खाते में कोई समस्या है। यदि सारा पैसा छीन लिया जाए तो उसके मैनेजर को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे खेद है, मैं पहले से ही आपसे निराश हूं। काओ गुई ने लगभग विनती भरे स्वर में कहा, मुझे खेद है श्रीमान लिन, हम पहले भी गलत थे, कृपया इस बार हमें क्षमा करें। माफ कर दो। लिन हुआन मजाकिया अंदाज में हंसा और फिर बोला, लगता है तुमने अभी कहा था कि सब मेरी गलती थी। जब सब मेरी गलती है तो तुम्हें मुझसे माफी की क्या जरूरत है। काओ गुई क्या कहना चाहता था यह समझकर लिन हुआन ने हाथ बढ़ाया और बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे पता है कि आपको बैंक में बड़ी मात्रा में नकदी निकालने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अपने दोस्त को फोन करने दीजिए और देखिए कि क्या मैं अपॉइंटमेंट छोड़ सकता हूं। बोलने के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला और हान यू को फोन किया। बहन, क्या आप हुआइन के नेतृत्व को जानती हैं। खैर, मैं बैंक से पैसे निकालता हूं, राशि थोड़ी बड़ी है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या इससे बचा जा सकता है। एक नियुक्ति करने जा रहा हूं, ज्यादा नहीं, 53 मिलियन से अधिक। ओह बहन, आप वास्तव में मजाक कर रही हैं, मैं आपके सामने अत्याचारी बनने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। खैर, मैं यूलिन रोड पर हुआइन शाखा में हूं। धन्यवाद बहन। फोन रखने के बाद लिन हुआन ने वांग काई से कहा, चाचा आप अपना काम जारी रख सकते हैं, मुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बोलने के बाद उसने अपना बैंक कार्ड वापस ले लिया, मुड़ा और विश्राम क्षेत्र की ओर चला गया। इस समय वांग काई के दिमाग में अचानक विचार कौन था,
जीजा जी, क्या ये पैसे वाकई उनके हैं? वो इतने युवा हैं और इतने आमने सामने हैं, क्या ये पैसे किसी अनजान जगह से आएंगे? उसके याद दिलाने के बाद काओ गुई भी शांत हो गया। उसे लगा कि उसके बहनोई की बात वाजिब लग रही है, इसलिए वह बिजनेस एरिया में गया और मैनेजर के अधिकार से लिन हुआन के अकाउंट की जांच की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम की जांच नहीं की गई है। काओ गुई का पूरा व्यक्ति इस जांच से हैरान है। इन 53 मिलियन में से किन चोंग 50 मिलियन हो गया। किन चोंग कौन है? जियांगन शहर की भूमिगत दुनिया का अधिपति। लिन हुआन असल में किन चोंग को जानता था और उसे 5 करोड़ युआन ट्रांसफर कर सकता था। वे दोनों कितने करीब आए, ये सोचकर काओ गुई का पूरा व्यक्तित्व बर्फ की गुफा में गिरने जैसा है। होश में आने के बाद काओ गुई पागलों की तरह व्यापारिक क्षेत्र से वांग काई की ओर दौड़ा। उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, अरे मेरे पास तुम्हारे जैसा साला क्यों है? वांग काई चौंका और फिर उसने उलझन से पूछा, क्या बात है जीजा जी? क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ है? काओ गुई की आंखें लाल हो गईं और वह उन्मत्त होकर चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि लिन हुआन कौन है? कौन? वांग काई हैरान था। अगर उस लिन उपनाम वाले की जमा राशि 50 करोड़ से ज्यादा भी हो जाए तो भी जीजाजी को इतना डरने की जरूरत नहीं होगी, है ना? शायद इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि आगे के शब्द दूसरों को सुनाई दें। काओ गुई ने अपनी आवाज धीमी की और चिल्लाया, मां, वह 50 मिलियन उसे किन चोंग ने हस्तांतरित किए थे। किन चोंग? क्या आप हमेशा जानती हैं कि वह कौन है? गो जियांग लॉन्ग किन चोंग। ये नाम सुनते ही वांग काई का चेहरा तुरंत डर से पीला पड़ गया। जियांगन शहर में लगभग हर कोई किन चोंग का नाम जानता है और जो भी उसे उकसाता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। नदियों और झीलों की जो कहानी उसने पहले सुनी थी उसे सोचकर वांग काई के पैर कांपने लगे। बहन, जीजाजी, वांग काई ने कांपते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? वह बस लिन हुआन को साफ करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था और अब अगर उसे दूसरों द्वारा साफ नहीं किया जाता है तो उसे आभारी होना चाहिए। तुम मुसीबत में हो, तुम ही इसे सुलझाओ। काओ गुई इस समय असमंजस की स्थिति में था। अगर धोखेबाज साला वांग काई समय बचाने के लिए बीच में ना आता तो उसे इतना भयानक किरदार कैसे मिलता? जब वे पूरे दिन दहशत में थे तभी एक ऑडी A6 बैंक के दरवाजे के बाहर आकर रुकी और फिर काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर आया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ उसने उत्सुकता से विश्राम क्षेत्र में सभी से पूछा, क्या श्री लिन हुआन वहां है? मैं हूं। लिन हुआन खड़ा हुआ और उलझन में पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कौन? मैं ली दे, हुआइन जियांगनान शाखा का अध्यक्ष हूं। ली दे ने उत्साह से लिन हुआन का हाथ पकड़ते हुए उनका अभिवादन किया और कहा, मुझे अभी डोंग हान का फोन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको तुरंत नकदी की जरूरत है ना? लिन हुआन थोड़ा स्तब्ध था। दरअसल अभी अभी उसने जो फोन किया था वो बस एक कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान यूं की क्षमता इतनी प्रबल होगी कि उसे हुआइन जियांगन शहर का शाखा प्रबंधक मिल गया। आश्चर्यचकित होने के बाद लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है। मुझे आपको यात्रा करने के लिए परेशान करने के लिए खेद है। लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं और मैं दूसरों का। लिन हुआन की आचार संहिता हमेशा से यही रही है। ली दे खुद के प्रति इतने विनम्र हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बोलते समय भी विनम्र होना चाहिए। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। ली दे ने बार बार हाथ हिलाया। तुम हान डोंग के दोस्त हो तो स्वाभाविक रूप से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। शाखा प्रमुख के रूप में बैठने में सक्षम होने के कारण ली दे का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से बहुत सहज है। अभी फोन पर हानियों के लहजे को देखते हुए इस साधारण से दिखने वाले युवक और उसके बीच का रिश्ता बहुत ही असामान्य होना चाहिए। हालांकि हुआइन बैंक और जियांगन बैंक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध है, फिर भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां उन्हें एक साथ काम करने की आवश्यकता है और हानियों की पहचान केवल जियांगन बैंक के अध्यक्ष तक सीमित नहीं है। इसलिए ली दे पहल करके लिन हुआन की समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे। जो ग्राहक पहले से ही इस बारे में बात कर रहे थे वे ली दे का परिचय सुनकर अचंभित रह गए। लिन हुआन नाम का ये युवक इतना उग्र था कि उसने सभी शाखा प्रमुखों को आमंत्रित किया था। फिर उन्होंने वांग काई पर नजर डाली जो पहले बहुत घमंडी था और पाया कि वह इस समय पूरी तरह से हताश था। राष्ट्रपति ली को आते देख काओ गुई जल्दी से उनके पास पहुंचे। एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा, राष्ट्रपति ली, आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? ली दे काओ गुई को जानता था और जानता था कि उसकी पेशेवर गुणवत्ता अच्छी है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आऊंगा और श्रीलिन को नकद निकासी व्यवसाय को संभालने में मदद करूंगा। काओ गुई के दिल में एक दर्दनाक कराह निकली। ये लिन हुआन कौन है? ये भूमिगत दुनिया के एक बड़े नाम किन चोंग को जानने के लिए है। वो राष्ट्रपति ली को वहां कैसे जाने दे सकता है? क्या लिन हुआन एक वरिष्ठ अधिकारी का बेटा नहीं है? ये सोचकर काओ गुई और भी घबरा गया। उस पल उसे अपने चेहरे की परवाह नहीं थी। उसने सीधे लिन हुआन से विनती भरे लहजे में कहा, मिस्टर लिन, मैं ताइशान को जानता ही नहीं था। मैंने आपको नाराज कर दिया, धिक्कार है। बात करते करते काओ गुई ने खुद को जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ये देखकर दूरी पर खड़े वांग काई जल्दी से लिन हुआन के पास गए और कहा, मिस्टर लिन, मैं अभी गलत था। अगर आपके दिल में कोई गुस्सा है तो उसे मुझ पर निकाल दीजिए, मेरे बहनोई को मुश्किल में मत डालिए। बोलने के बाद उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। पापा पापा। बैंक लॉबी में चेहरे पर जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और जिसने भी इसे देखा वह स्तब्ध रह गया। अज्ञात ली दे ने लिन हुआन को संदेह की नजर से देखा और उसकी आंखों में प्रश्न अर्थपूर्ण था। थोड़ी सी गलतफहमी। फिर लिन हुआन ने ली दे को संक्षेप में घटना का परिचय दिया। बताते बताते काओ गुई और वांग काई की थप्पड़ों वाली आवाजें रुकती ही नहीं थीं। लिन हुआन को यह मजाक लगा। जिस बैंक मैनेजर ने अभी अभी अपने ही शिक्षक को अपने अपराधों पर सवाल उठाने के लिए उकसाया था उसकी आर्थिक ताकत और रसूख देखकर उसने बिना किसी परवाह के सबके सामने खुद को थप्पड़ मार लिया। इस तरह का बदलाव वाकई अवाक कर देने वाला है। हालांकि वांग नाम का यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बुरा नहीं था। कछुआ बनने के बजाय उसने बहादुरी से खड़े होकर जिम्मेदारी ली। कम से कम इस बात पर तो लिन हुआन ने उनकी बहुत प्रशंसा की। ठीक है, लड़ाई मत करो, लिन हुआन ने चुपके से आह भरी और धीरे से कहा। काओ गुई ने अपना थप्पड़ रोक दिया और आश्चर्य से पूछा, मिस्टर लिन, क्या आप मुझे माफ करेंगे? उसके चेहरे पर लाल उंगलियों के निशान देखकर लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, यह एक छोटी सी गलतफहमी थी। अगर आप खुद धूम्रपान नहीं करते तो भी मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा। वास्तव में उसने ली दे के सामने मुकदमा करने की कभी योजना नहीं बनाई थी क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति और क्षमता के साथ काओ गुई और वांग काई उसके जानबूझकर निशाना बनाने के योग्य नहीं थे। जैसा कि कहावत है, जब किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो क्या उसे भी उसे काटना चाहिए? ली दे ने ठंडे स्वर में कहा, धन्यवाद मिस्टर लिन। धन्यवाद, धन्यवाद श्री लिन, आपके पास बड़ी संख्या में वयस्क हैं, आप वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हैं। धन्यवाद श्रीमान लिन, मैं फिर कभी कतार में नहीं लगूंगी। काओ गुई और वांग काई पहले से ही उत्साहित होकर असंगत बातें कर रहे थे। पहले का शक दूर करने के बाद लिन हुआन ने ली दे की मदद से नकद निकासी सेवा संभाली। बेशक यूलिन रोड शाखा ने इतनी नकदी तैयार नहीं की थी। ली दे ने शाखा को फोन करके नकदी की एक खेप भेजने को कहा। कार यहां पहुंचा दी गई। राष्ट्रपति ली, आपको मुझ पर एक एहसान करना होगा और नकदी परिवहन ट्रक के चालक से मुझे निकटतम जियांगन बैंक तक पहुंचाने के लिए कहना होगा, ठीक है? इतनी अधिक नकदी के साथ लिन हुआन इसे तब तक नीचे नहीं रख सकता था जब तक कि वह सिस्टम बैग का उपयोग नहीं करता, लेकिन अगर वह सिस्टम बैग का उपयोग करता तो उसे निश्चित रूप से देखा जाता और अनावश्यक परेशानी होती। इसलिए उसने ली दे को फिर से मारा। ली दे ने सहज ही इस तुच्छ बात को स्वीकार कर लिया। उसके निर्देश पर लिन हुआन धन परिवहन ट्रक लेकर निकटतम जियांगनान बैंक गया। सौभाग्य से जो मानरू के हाथ में जियांगन बैंक का कार्ड था। फोन पर उसका कार्ड नंबर पूछने के बाद लिन हुआन ने धन प्रेषण प्रक्रिया पूरी करके अंततः 5005 जो मानरू के कार्ड में ट्रांसफर कर दिए।
बाकी 3 मिलियन युआन के लिए उसने एक नए कार्ड के लिए आवेदन किया और उसे बचाकर रख लिया। जहां तक पिछले हुआइन कार्ड की बात है, उसने जरूरत न पड़ने पर उसे दोबारा इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। इन कामों को निपटाने के बाद लिन हुआन ने लुओशेन बिल्डिंग वापस जाने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में उसे वांग मिंग का फोन आया। हुआन जी, जो फेंग आज रात एक सहपाठी पार्टी का आयोजन कर रहा है, क्या तुम जा रहे हो? जो फेंग। ये नाम सुनकर लिन हुआन की आंखें उदास हो गईं। इस समय वांग मिंग ने फोन पर कहा, मैंने सुना है कि आज झोंग जुआंग का जन्मदिन है। जो फेंग का इस पार्टी को आयोजित करने का उद्देश्य उसके सहपाठियों से संपर्क करना और उसका जन्मदिन मनाने में उसकी मदद करना है। झोंग शुबान। ये नाम सुनते ही लिन हुआन की स्मृति 5 साल पहले की ओर चली गई। उस समय उन्हें और झोंग जुआंग को जियांगन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में भर्ती कराया गया था और वे एक ही कक्षा में थे। वे दोनों प्राथमिक विद्यालय से ही सहपाठी रहे हैं तथा कई निजी मुलाकातों के बाद वे दोस्त बन गए। झोंग जुआन बहुत सुंदर और दुबली पतली है। वह एक बेहद शुद्ध सुंदरता की श्रेणी में आती है। हालांकि वह स्कूल स्तर की नहीं है, फिर भी वह कई लड़कों के सपनों की देवी है। इसलिए जब लोगों को पता चला कि झोंग जुआन ने एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति लिन हुआन को अपना प्रेमी चुना है, तो यह अटकलें जंगल की आग की तरह फैल गई कि लिन हुआन एक अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति है। बेशक यह अनुमान अंततः गलत साबित हुआ। लिन हुआन दूसरी पीढ़ी का कोई अमीर आदमी नहीं था। ज्यादातर लड़कों की तरह वह भी एक गोफन था। इसके अलावा लिन हुआन का यह कहना कि वह भाग्यशाली थे लोकप्रिय हो गया है। बेशक लिन हुआन ने दूसरों के पर्दे के पीछे की चर्चाओं को आसानी से खारिज कर दिया। उनके विचार में ये लोग चाहे कुछ भी कहें, वे अंगूर खाकर यह नहीं कह सकते कि वे खट्टे हैं। संक्षेप में वह उस समय बहुत खुश और मधुर था। लिन हुआन ने सोचा था कि झोंग जुआन उसकी पत्नी बनेगी, लेकिन जो फेंग प्रकट हुआ। जो फेंग उनके साथ एक ही क्लास में था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने सुना कि उसने उसे छोड़ दिया है और फिर उसने झोंग जुआन के पीछे पड़ना शुरू कर दिया। हालांकि स्कूल के दौरान झोंग जुआन जो फेंग के प्रयासों से सहमत नहीं थे। बाद में लिन हुआन को जो फेंग के पिता द्वारा स्थापित विदेशी व्यापार कंपनी ने स्वीकार कर लिया और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने के लिए भेज दिया गया। दरअसल जब लिन हुआन को यह खबर मिली कि उसे अमेरिका भेजा जा रहा है, तो वह थोड़ा हिचकिचाया। उसने जानबूझकर झोंग जुआन की राय भी ली। नतीजतन झोंग जुआन ने कहा, एक आदमी को पहले अपना करियर बनाना चाहिए। मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। बाद में जब लिन हुआन को यह याद आया, तो उसे एहसास हुआ कि झोंग जुआन और जो फेंग के बीच पहले से ही एक निश्चित संबंध था। मजेदार बात यह थी कि वह वास्तव में झोंग जुआन को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गया था। कुंजी। लिन हुआन की लंबी चुप्पी के कारण वांग मिंग का स्वर थोड़ा चिंतित था। लिन हुआन के साथ उसका रिश्ता विडंबनापूर्ण था। मैं ठीक हूं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया, उन अप्रिय यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर मुस्कुराया। क्या आप भाग लेने जा रहे हैं? वांग मिंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जाओ, मैंने सुना है कि इस बार हमारे ज्यादातर सहपाठी आएंगे। मैंने उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आज सप्ताहांत नहीं है, क्या वे छुट्टी मांगने वाले हैं? लेकिन लिन हुआन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसके कॉलेज के कुछ ही सहपाठी जियांगन शहर में रह गए और बाकी सभी अपने अपने गृहनगर लौट गए। यहाँ के अधिकांश सहपाठी सामान्य परिवारों से हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ तक आना आसान नहीं है। आने जाने का यात्रा व्यय, खोया हुआ कार्य व्यय तथा आवास व्यय कोई छोटी रकम नहीं है। अरे, जब आप छुट्टी मांगते हैं तो आपको आना ही पड़ता है, जो फेंग ने समूह में कहा, क्योंकि उन्होंने इस सभा में होने वाले सभी खर्चों को वहन किया था, जिसमें छुट्टी के कारण छात्रों द्वारा काटे गए वेतन भी शामिल थे। जब वांग मिंग बोल रहा था तो उसके स्वर में व्यंग्य और ईर्ष्या का भाव था। वांग मिंग के मुंह से निकला समूह उनकी कक्षा के सहपाठियों का समूह था, लेकिन लिन हुआन ने झोंग जुआन के साथ संबंध तोड़ने के बाद समूह छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर लिन हुआन पूरी तरह समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्यादातर सहपाठी वहां आ गए। पता चला कि वहां स्थानीय तानाशाह थे जो अपनी दौलत बांट रहे थे। लिन हुआन ने स्वाद के साथ खेलते हुए अपनी नाक को छुआ। अगर वह एक प्राचीन सम्राट के घर में पैदा हुआ था, तो वह निश्चित रूप से एक बीकन नाटक में एक राजसी शैली का आदमी होगा। वांग मिंग ने सहानुभूति में सिर हिलाया। मार्टिल्डर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जुआन ने उसे चुना। अमीर बेहतर है। ये कहने के बाद वांग मिंग को अचानक एहसास हुआ कि वह ऐसा कहकर लिन हुआन को परेशान कर सकता है, इसलिए उसने जल्दी से समझाया, हुआन जी, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब है। लिन हुआन मुस्कुराया और शाप दिया, आपकी बहन, आप मुझे एक ऊनी धागा समझा सकते हैं। भाई, क्या मैं आपको अभी तक नहीं जानता? वांग मिंग अजीब तरह से हंसे और फिर बोले, समूह के कई सहपाठियों को पता है कि आप जियांगन वापस आ गए हैं और वे आपको बहुत याद करते हैं और वे सभी आपसे आने और भाग लेने के लिए कहते हैं। क्या आप जाना चाहते हैं? जाओ, क्यों नहीं? लिन हुआन को जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसे भी अपने सहपाठियों की याद आ रही थी। जो फेंग और झोंग जुआन की बात करें तो बस उन्हें अस्तित्वहीन ही समझो। पार्टी का समय और स्थान लिखने के बाद लिन हुआन ने फोन रख दिया और कंपनी में वापस आ गया। जैसे ही वह सहायक के कार्यालय में गया, जो मानरो ने उसे कहा, लिन हुआन, श्री लुओ ने कहा था कि जब तुम वापस आओगे तो तुम उसे पाओगे। लिन हुआन ने ओह कहा और फिर पूछा, क्या उसने मुझे ढूंढने के बारे में कुछ कहा? नहीं। जब आवाज गिरी, जो मानरो अपनी सीट से उठे, काले ऊंचे एड़ी के जूते पर कदम रखा और लिन हुआन को पीने के फव्वारे से पानी लाने में मदद करने के लिए अपनी पतली कमर को हिलाया। जब जो मानरो नीचे झुकी, तो काले नितंबों वाली स्कर्ट के नीचे उसके उभरे हुए कूल्हे पूरी तरह उभर आए। लिन हुआन, जो उसके पीछे खड़ा था, चुपके से अपनी लार निगल गया और फिर चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। उसके नितंबों को छुआ नहीं, गोली लगी थी। तड़क। एक हल्की सी आवाज के बाद जो मानरो इतनी डर गई कि कब पकड़े हुए उसका हाथ कांप उठा। जब उसे एहसास हुआ कि यह लिन हुआन की शरारत है, तो वह तुरंत पलटी और शर्मिंदगी से बोली, लिन हुआन, क्या तुम इतने बुरे हो? मैं कुछ देर तक इसे रोक नहीं सका, इसलिए मैं बस। लिन हुआन ने कुछ देर के लिए बात करना बंद कर दिया और फिर कहा, लेकिन यह वास्तव में अच्छा लगता है। हाहा टिल्डर। बड़ा बिगैल। जो मानरो ने हल्का घूंट लिया, फिर शर्माते हुए कप लिन हुआन के हाथ में देते हुए कहा, अब यह पानी का गिलास उस 50 मिलियन के लिए धन्यवाद है जो आपने गुलाम को दिया था। बैंक से भेजे गए ट्रांजैक्शन रिमाइंडर मैसेज को देखकर उसका कलेजा मोह को आ गया। ये 5 करोड़ चीनी सिक्के थे। क्या लिन हुआन ने वाकई इन्हें अपने नाम कर लिया था? पैसों से कोई प्यार नहीं करता और ये पैसे उसे उसके पसंद के आदमी से मिलते हैं। उसके दिल में जो उत्साह और खुशी होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है। इस वजह से वह अब लिन हुआन पर अधिक निर्भर महसूस करती है। गुलाम नौकरानी। लिन हुआन को लगा कि यह दावा बहुत नया था, जिससे उसे थोड़ा गर्मी महसूस हुई। जरा जो मानरो को शर्म से पूछते हुए सुनिए, क्या मालिक ने कुछ और आदेश दिया है? ओह, अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं घर आऊंगा तो मालिक तुम्हारे लिए कई मांगे रखेंगे। लिन हुआन ने आंखें सिकोड़कर जो मानरो के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और आज रात उसके साथ प्यार के छोटे से खेल के बारे में एक नई चाल के बारे में पहले से ही सोच लिया था। लिन हुआन की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और उसने उसी समय खुद से कहा, बहुत अच्छा, मैं वास्तव में एक प्रतिभाशाली हूं। जो मानरो की ईर्ष्या भरी निगाहों में लिन हुआन ने दरवाजा खोला और राष्ट्रपति के कार्यालय में चला गया। हमेशा की तरह लिन हुआन लुओ बिंग्यान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, श्री लुओ, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? लुओ बिंग्यान ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में ध्यान से सोचा है। अब से आपको मुझे बिंग्यान ही कहना चाहिए। लुओ बिंग्यान, यह उपाधि बहुत अच्छी है।
आज लुओ बिंगयान ने एक काली आधी बाजू की पतली जैकेट और उसके नीचे एक सफेद कमीज पहनी थी। उसने काले रंग की क्रॉप ट्राउजर और पैरों में नुकीली काली ऊंची एड़ी के जूते पहने थे। वह काबिल और आकर्षक स्वभाव की थी। जब इतनी खूबसूरत महिला दोनों के बीच संबंध बढ़ाने के लिए ऐसा अनुरोध करती है तो सामान्य पुरुष मना नहीं करेंगे। ओह लुओ। जैसे ही लिन हुआन ने ये शब्द कहा, लुओ बिंगयान ने उसे घूरा, फिर गुस्सा होने का नाटक किया और कहा, मुझे बिंगयान कहो। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराई। ठीक है बिंग यान, मैंने सुना है कि मनरू कह रही है कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, आज रात एक पार्टी है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर लिन हुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। उसने अभी वांग मिंग को क्लास रियूनियन में शामिल होने के लिए हामी भरी थी। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वह लुओ बिंगयान के साथ नहीं जा पाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? लुओ बिंगयान की बर्फ की चतुराई के साथ उसने स्वाभाविक रूप से लिन हुआन की शर्मिंदगी को एक नजर में देखा। खैर, एक समस्या है। अब लिन हुआन ने सहपाठियों की सभा का वर्णन किया। उनकी बात सुनने के बाद लुओ बिंगयान ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, आपने कहा था कि आपको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। ओह, तुम्हें ऐसी शर्मनाक बात क्यों याद है? किसी कारण से लिन हुआन को हमेशा लगता था कि अब वह लुओ बिंगयान का सामना करते समय पहले की तरह स्वाभाविक नहीं है। लुओ बिंगयान ने उसे एक सफेद नजर से देखा और कहा, मैंने पहले एक भविष्यवाणी की थी, उस महिला को निश्चित रूप से आपको छोड़ने का पछतावा होगा, अब आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। लिन हुआन ने हैरानी से कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका क्या मतलब है। अरे, अब तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड मुझसे बेहतर कभी नहीं हो सकती, है ना? जब उसने ये कहा तो लुओ बिंगयान की दबंग महिला अध्यक्ष फैन ने संदेह स्पष्ट थी। हालांकि यह वाक्य बहुत ही चिकोटी काटने वाला था। लिन हुआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि झोंग जुआंग वास्तव में लुओ बिंगयान से बहुत बुरा था। लुओ बिंगयान ने अत्यंत निश्चित स्वर में कहा, इस मामले में उसके पास पछतावे का कोई कारण नहीं है। लिन हुआन ने आह भरी और कड़वाहट से मुस्कुराया, आपने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन मैं अवाक था। चूंकि आप क्लास रियूनियन में जा रही हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लुओ बिंगयान ने लिन हुआन की बात करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाएंगी तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। जब आवाज जमीन पर गिरी तो उसने डेस्क पर रखा काला प्राडा कुन बैग उठाया, लिन हुआन के पास खड़ी हो गई, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जाओ, मैं तुम्हें कुछ कपड़े ऑर्डर करने ले चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। लिन हुआन ने झूठ नहीं बोला। हालांकि अब उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे कपड़ों की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस उसे आराम चाहिए। अच्छा नहीं, लुओ बिंगयान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हारी स्थिति बदल गई है, अब तुम पहले जैसे विचार नहीं रख सकते। बोलने के बाद उसने अपने ज़ैड हाथों में थोड़ी ताकत जोड़ दी। लिन हुआन के पास उसे खुद को ऊपर खींचने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रपति लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद लुओ बिंगयान ने कहा, यह दोपहर के भोजन का समय है, क्या आपको मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए? लिन हुआन ने इस बार संकोच नहीं किया और सीधे सिर हिलाकर कहा, हाँ, कहाँ खाना है? जैसा कि मैंने पहले कहा, इस दुनिया में सिर्फ सुंदरियां और स्वादिष्ट व्यंजन ही है। अगर ऐसा है तो क्या सुंदर महिलाओं को स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए आमंत्रित करना कोई वरदान है? लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया और कहा, आप गाड़ी चलाइए, मैं रास्ता दिखाऊंगा। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद लुओ बिंगयान ने उनके बैग से एक बुझी धूप का चश्मा निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर लिन हुआन का हाथ पकड़ लिया। लिन हुआन का शरीर अकड़ गया और फिर उसने थोड़ा आश्चर्य से उसकी ओर देखा। लुओ बिंगयान ने शांत स्वर में समझाया, यह एक भूमिगत गैराज है, मैंने फिर से धूप का चश्मा पहन लिया है और मैं अभी भी 15 सेमी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हूं। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा तो मैं आसानी से गिर जाऊंगा। यह सही है। लिन हुआन ने सिर हिलाया, उसे अपना हाथ लटकाने दिया और धीरे धीरे विस्तारित फैंटम की ओर चल दिया। मिराज मत चलाओ, उसे चलाओ। बोलते समय लुओ बिंगयान ने अपना हाथ बढ़ाया और मिराज के बगल में खड़ी लाल बेंटले कॉन्टिनेंटल की ओर इशारा किया। 2014 6.0 तारांकन टी स्पीड। लिन हुआन एक अनुभवी कार प्रेमी है। कॉलेज के दिनों में वह अक्सर कारों के बारे में जानने के लिए विभिन्न कार वेबसाइटों पर जाते थे। उन्हें मुख्यधारा के कार ब्रांडों, खासकर उन लग्जरी ब्रांडों के बारे में अच्छी जानकारी थी जो उन्हें पसंद थे। उसके सामने खड़ी स्पीड बेंटले कॉन्टिनेंटल उन लग्जरी कारों में से एक है जिसका वह सपना देखता है। लुओ बिंगयान ने सहजता से पूछा, क्या आपको यह कार पसंद है? लिन हुआन ने जोर से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे यह बहुत पसंद है। लुओ बिंगयान ने बिना सोचे कहा, तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। क्या? लिन हुआन एक पल के लिए दंग रह गई। यह एक बेहतरीन लग्जरी कार है जिसकी कीमत 4 मिलियन चीनी सिक्कों से भी ज्यादा है। क्या उसने इसे इतनी आसानी से खुद को दे दिया था? लुओ बिंगयान ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप आश्चर्यचकित लग रहे हैं। लिन हुआन ने अपनी आवाज थोड़ी बढ़ा दी और चिल्लाई, क्या आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं? यह एक बेंटले कॉन्टिनेंटल है। क्या बात है, यह तो एक कॉन्टिनेंटल कार है और मैं इसे चलाता था। लुओ बिंगयान को बोलते समय कोई परवाह नहीं थी। लुओ बिंगयान के मुंह में यूरो कॉन्टिनेंटल सिर्फ बस निकला। बहुत अच्छी, सचमुच दबंग महिला राष्ट्रपति। अपने दिल में उठ रही भावनाओं को दबाते हुए लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ दो, तुम्हें अपनी पसंद की चीजों के लिए लड़ना होगा। जब दूसरे मुझे देते हैं तो मुझे गाड़ी चलाने में सहजता महसूस नहीं होती। लुओ बिंगयान ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसे देने पर जोर नहीं दिया। लुओ बिंगयान के मार्गदर्शन में वे दोनों एक सुंदर और उच्च श्रेणी के फ्रांसीसी रेस्तरां में पहुंचे। जैसे ही लुओ बिंगयान ने रेस्तरां में प्रवेश किया, उसने रेस्तरां में अधिकांश पुरुषों का ध्यान आकर्षित किया। अगर थोड़ी देर में कोई आदमी मुझसे बात करने आए तो मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा मजबूत हो सकोगी। लुओ बिंगयान ने बैठने के लिए एक अच्छी जगह मिलते ही ऐसा वाक्य कहा। नानी। लिन हुआन इन शब्दों से उलझन में पड़ गई। उसे कैसे पता था कि जल्द ही एक आदमी बात करने आएगा और खुद को मजबूत बनाने का क्या मतलब है? लुओ बिंगयान ने उस पर मुस्कुराया, फिर अपना धूप का चश्मा उतार दिया। ओह वाह, ए के पास विशेष बुद्ध है। जब लुओ बिंगयान का सुंदर चेहरा कई पुरुषों के सामने आया तो रेस्तरां में विस्मय की लहर दौड़ गई। खैर, मैं अंततः समझ गया कि आपका क्या मतलब है। लिन हुआन जैसे पुरुष जिन्होंने लुओ बिंगयान की सुंदरता के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है, वे उसके आकर्षण का पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकते। उन पुरुषों की तो बात ही छोड़िए जिन्होंने पहली बार उसका सुंदर चेहरा देखा है। जैसा कि कहावत है, साहसी, अगर कोई पुरुष किसी खूबसूरत महिला को देखता है जो उसे लुभाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। सचमुच थोड़ी ही देर बाद धूप का चश्मा पहने एक युवक वहां आया। उस आदमी ने नीले रंग का स्लिम फिटिंग सूट पहना हुआ था और अंदर काली कमीज के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका लुक थोड़ा ज्यादा बोहेमियन और ठाठदार लग रहा था। पास आते ही उसने एक बेहद खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और कहा, हेलो ब्यूटी, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? लुओ बिंगयान ने उस आदमी की तरफ नहीं देखा, बल्कि लिन हुआन को चंचल नजरों से देखा, मानो कह रहा हो, अब तुम्हें ढंग से काम करना चाहिए। सुंदर महिलाएं, विशेष रूप से लुओ बिंगयान जैसी सबसे सुंदरियां, जहां भी दिखाई देंगी, सभी पुरुष प्राणियों का ध्यान आकर्षित करेगी और उनके बगल में बैठा पुरुष स्वाभाविक रूप से एक लक्ष्य बन जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो ऐसी खूबसूरत महिला के साथ बाहर खाना खाने और खरीदारी करने जाने पर अन्य पुरुषों की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों का आनंद लेने के अलावा हमें पागल मधुमक्खियों और तितलियों को भगाने में खूबसूरत महिला की मदद करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उदाहरण के लिए, मेरे सामने धूप का चश्मा लगाए ये छोटा सा ताजा मांस। लिन हुआन ने इस रेस्टोरेंट में कदम रखते ही दूसरे पक्ष को देखा। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि उसे पुरुषों में दिलचस्पी है, बल्कि इसलिए कि जिस टेबल पर दूसरा पक्ष बैठा है वहां सभी पुरुष हैं।
4 पुरुष, जिनमें से 2 कोंगू हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति है और नीले रंग के स्लिम सूट और धूप के चश्मे वाला ये आदमी भी बहुत आकर्षक लग रहा है। उसकी अदृश्य आंखें लोगों को बहुत सुंदर लगती हैं। अगर वो अपना धूप का चश्मा उतार दे तो कितना सुंदर लगेगा। मेरी मंगेतर से बात करने से पहले क्या आप कृपया अपना धूप का चश्मा उतार देंगे? चूंकि लुओ बिंगयान ने मजबूत होने के लिए कहा, लिन हुआन ने सीधे अपने मंगेतर की पहचान निकाल ली। उसकी बात सुनकर सामने बैठे लुओ बिंगयान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि दोनों ने औपचारिक सगाई समारोह नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने घोषणा की कि वे शादी करेंगे, जिसे सगाई माना गया। इसलिए लिन हुआन ने कहा कि वह लुओ बिंगयान का मंगेतर है। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं था। धूप का चश्मा पहने आदमी भुंचक्का हो गया और उसे लिन हुआन की बात पर बहुत संदेह हुआ। उसके नजरिए से साधारण कपड़े और साधारण रूप रंग वाला ये युवक उसके सामने खड़ी शानदार सुंदरता के लायक नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और फिर एक बेहद खूबसूरत चेहरा सबके सामने प्रकट हुआ। वह हुआंग मिंगजे है। हे भगवान, मैंने वास्तव में हुआंग मिंगजे के साथ एक रेस्तरां में खाना खाया था। क्योंकि इस फ्रांसीसी रेस्तरां में टेबलों के बीच कोई बाधा नहीं है, इसलिए कई लोग उसके चेहरे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अभी जो कुछ आश्चर्य प्रकट हुए हैं वे कुछ महिला ग्राहकों द्वारा किए गए थे। लिन हुआन ने भी उनकी आवाज सुनी, इसलिए वह धीरे से बोला, हुआंग मिंगजे, मैं इस नाम से परिचित क्यों लग रहा हूं? बस लुओ बिंगयान की फुसफुसाहट सुनिए, एक दूसरे दर्जे का सितारा जिसने उच्च रेटिंग वाली कई टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। कोई आश्चर्य नहीं। लिन हुआन ने सिर हिलाया और आखिरकार समझ गया कि महिला ग्राहक क्यों चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यह हुआंग मिंगजे बहुत सुंदर है। सटीक रूप से कहें तो बहुत सुंदर है। यद्यपि उनके बीच संवाद की आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हुआंग मिंगजे से परहेज नहीं किया। हुआंग मिंगजे ने थोड़ा मुस्कुराया और चुपके से कहा, शायद ये सुंदरी मेरी प्रशंसक है। ये सोचते हुए उसने चुपके से लुओ बिंगयान की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बहुत सज्जनता से कहा, ये सुंदर महिला, क्या हम मिल सकते हैं? लुओ बिंगयान ने अपनी पलकें उठाए बिना ही मेनू को पलट दिया। दूसरों द्वारा इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर हुआंग मिंगजे बहुत परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, बस हाल ही में मुझे एक टीवी सीरीज में पुरुष नंबर 1 की भूमिका निभाने का निमंत्रण मिला। निर्देशक यू दाफा है। मुझे लगता है कि आपका स्वभाव इस नाटक के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको इस नाटक में महिला नंबर 1 बनने के लिए निर्देशक यू को सुझा सकता हूं। हुआंग मिंगजे की राय में बहुत कम खूबसूरत महिलाएं टीवी नाटकों में भाग लेने और बड़ी स्टार बनने से इनकार करेंगी। उसने इस चाल का कई बार इस्तेमाल किया है और हर बार एक खूबसूरत महिला उसके जाल में फंस जाती है। जब ये खूबसूरत महिलाएं उससे थक जाती हैं तो वह दूसरे पक्ष के टीवी नाटकों में भाग लेने के विचारों को काटने का बहाना ढूंढ लेता है और फिर दूसरे पक्ष को लापरवाही से थोड़े से पैसे देकर बिना किसी जोखिम के निकाल सकता है। शायद दिखावे के लिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची रखी थी ताकि कई ग्राहक उसे सुन सकें। तभी एक अन्य महिला ग्राहक ने कहा, मैं भी महिला नंबर 1 की भूमिका निभाना चाहती हूँ। यहाँ तक कि कुछ स्टाइलिश और खूबसूरत महिलाएं भी थीं जो मेज पर बैठे पुरुषों के विरोध की परवाह किए बिना हुआंग मिंगजे से बात करने आई। यह सिर्फ इतना हुआ कि हुआंग मिंगजे के एजेंट और अंगरक्षक उन्हें रोकने के लिए समय पर आ गए। कुछ लोगों ने चुपके से तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए अपने मोबाइल फोन उठाने शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें लगभग हिंसक तरीके से रोक दिया गया। हुआंग मिंगजे ने अपने आसपास के छोटे से तूफान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसका वर्तमान उद्देश्य केवल लुओ बिंगयान को जीतना है, लेकिन लुओ बिंगयान कोई साधारण महिला नहीं है। उसे बड़ा स्टार बनने में न तो कोई दिलचस्पी है और न ही समय, इसलिए वह हुआंग मिंगजे की तरफ देखे बिना ही अपनी मर्जी से मेनू पलटती रहती है। इस समय लिन हुआन उत्साह से भरे चेहरे के साथ उठे और हुआंग मिंगजे का हाथ लगभग दबाते हुए कहा, मिस्टर हुआंग, क्या आपको लगता है कि मैं वह टीवी सीरीज निभा सकता हूं? मुझे भी एक सहायक भूमिका दीजिए। हालांकि लुओ बिंगयान की अज्ञानता ने हुआंग मिंगजे को बहुत परेशान कर दिया, लेकिन जनता के सामने अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए उन्होंने फिर भी मुस्कुराते हुए लिन हुआन से कहा, क्षमा करें, उस नाटक का पुरुष साथी निर्धारित किया गया है, लेकिन आप जा सकते हैं और चाल चल सकते हैं। ड्रैगन सेट ठीक है। लिन हुआन ने आंखों में एक खास भाव लिया और कुछ उत्साह से कहा, मेरा सपना एक अभिनेता बनने का है। मैं ड्रैगन सेट से शुरुआत करूंगा, अपने अभिनय कौशल को निखारूंगा और फिर एक जाना माना नाम बन जाऊंगा, सेलिब्रिटी। लुओ बिंगयान, जो दूसरी तरफ था, भुहें सिकोड़कर सोचने लगा कि लिन हुआन क्या करना चाहता है। क्या वो सच में स्टार बनना चाहता है? इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। हुआंग मिंगजे के विचार में लिन हुआन का अभी का प्रदर्शन थोड़ा पेचीदा था। क्या ऐसा आदमी इस शानदार सुंदरी का मंगेतर हो सकता है जब तक कि वह अंधी न हो? खैर, स्टार बनना मुश्किल है। बेशक अगर मैं मदद करूं तो इस मामले की कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। बात करते समय हुआंग मिंगजे ने अपनी आंखों के कोने से लुओ बिंगयान को देखा, लेकिन उसे निराशा हुई कि लुओ बिंगयान अभी भी उदासीन दिख रहा था। लिन हुआन ने सहानुभूति में सिर हिलाया और कहा, यही वह जगह है जहां मैं श्री हुआंग की प्रशंसा करता हूं। आपकी कड़ी मेहनत और अभिनय ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। ओह, क्या तुमने मेरा नाटक देखा है? हुआंग मिंगजे को इस बात पर गर्व है कि उन्हें इतना सराहा गया है। लिन हुआन की बात सुनिए। बेशक मिस्टर हुआंग अभिनीत डक एम्परर एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। डक एम्परर में आपका अभिनय कौशल वाकई शानदार है, बिल्कुल एक सच्चे प्रदर्शन की तरह। बत्तख सम्राट। हुआंग मिंगजे ने अपना मुंह हिलाया और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। डक एम्परर एक तीसरे दर्जे की फिल्म है जो एक गरीब और अमीर दूसरी पीढ़ी की कहानी कहती है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए काउबॉय बनने पर मजबूर होना पड़ा। इस फिल्म ने चीन में धूम मचा दी, लेकिन इस फिल्म में हुआंग मिंगजे का किरदार बिल्कुल नहीं है। लिन हुआन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये डक एम्परर है। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आपका अभिनय कौशल पर्याप्त अच्छा नहीं है? हुआंग मिंगजे के बोलने से पहले लिन हुआन ने प्रशंसा भरी नजरों से कहा, श्री हुआंग वास्तव में एक अतृप्त व्यक्ति हैं जो प्रगति करते रहते हैं। बहुत अच्छा, आपने मुझे फिर से प्रेरित किया है। 159 बिल्कुल भी मजबूत नहीं। तीसरा अधिक। क्या आप मुझे जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं? यदि हुआंग मिंगजे अभी भी यह नहीं समझ सका कि लिन हुआन का क्या मतलब था, तो वह वास्तव में एक मूर्ख था। अरे, मुझे तुमने खोजा था। लगता है मेरे अभिनय कौशल को अभी और निखारने की जरूरत है। इतना कहकर लिन हुआन ने कंधे उचका दिए और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर अपमानित किया था। तुमने मुझे काटा था। हुआंग मिंगजे का रंग तुरंत नीला पड़ गया, लेकिन जनता के सामने वह अभी भी अपनी सज्जनता बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप बहुत घमंडी हैं। ओह, मिस्टर हुआंग क्या कह रहे हैं? आप तो बड़े स्टार हैं। मैं आपके सामने घमंडी कैसे हो सकती हूँ? लिन हुआन ने पलटकर कहा, लेकिन मुझे अजनबी मर्दों का मेरी मंगेतर के साथ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपने मेरी बंदूक पर वार कर दिया। हुआंग मिंगजे का गुस्सा पहले ही भड़कने की कगार पर था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम कहते रहते हो कि यह औरत तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो? लिन हुआन ने स्वाद चखा, तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन उसकी बराबरी कर सकता है ना? मैं। हुआंग मिंगजे ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि वह लुओ बिंगयान के योग्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा कहना उचित नहीं था, इसलिए उसने एजेंट को आंख मारी। एजेंट, जो पहले अन्य ग्राहकों को तस्वीरें और वीडियो लेने के लिए निगरानी कर रहा था, जल्दी से पास आया और बोला, बेशक हमारी मिंगजे इसके लायक है। इस दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसकी बराबरी हमारी मिंगजे न कर सके। यह एजेंट बहुत अमीर है और उसकी आवाज थोड़ी तीखी है, जिससे लोगों को प्राचीन काल के एक बहुत प्रसिद्ध पेशे की याद आती है। हालांकि हुआंग मिंगजे इस वाक्य से बहुत संतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने विनम्र रूप दिखाया और कहा, यंग मैन, ऐसा मत कहो। कम से कम इस खूबसूरत महिला के सामने मुझे अभी भी शर्म आएगी। बोलते समय उन्होंने लुओ बिंगयान को एक ऐसी मुस्कान भेजी जो उन्हें बेहद घातक लगी।
एजेंट लियो योंगनान कोई बेवकूफ इंसान नहीं है। उसने जल्दी से अपना लहजा बदला और कहा, ये सच है, मुझे लगता है कि यह हसीना हमारे सर्कल की रानियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। सक सक, मुझे दया आ रही है। पफ, अजीब बात है, क्या तुम्हारे प्राथमिक स्कूल की चीनी भाषा शारीरिक शिक्षा के शिक्षक पढ़ाते हैं? मुझे अब भी अपने ऊपर तरस आ रहा है। लिन हुआन को उस सेकंड हैंड एजेंट पर मजा आ रहा था। हिजड़े की तरह बात करना ही जरूरी था, और उसने ऐसे ही आदमी को जन्म भी दिया था, स्वाद से भरपूर। योंगनान, क्या उसे लगता है कि वह इतना मर्दाना नहीं है कि खुद को प्रेरित करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल करे? लियो योंगनान ने शर्माते हुए कहा, तो फिर आप इसका वर्णन कैसे करेंगे? चलो, जियाओ तुम्हें सिखाती है कि सुंदर महिलाओं की प्रशंसा कैसे की जाती है। लिन हुआन ने लुओ बिंगयान को देखा और स्नेह से कहा, बिंगयान, तुम वास्तव में सुंदर हो। पफ, थिएटर के आसपास तरबूज खाने वाले इंतजार कर रहे थे कि लिन हुआन क्या तारीफ करेगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक आवाज आई, तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या वो मजाक उड़ाने आया था? लुओ बिंगयान ने अपना माथा ढक लिया और शिद्दत के साथ कहा, यहाँ तक कि एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक को भी लड़कियों की प्रशंसा करने वाले बहुत सारे शब्द पता होने चाहिए। ओह, लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे लगता है कि 3 शब्दों, आप बहुत सुंदर हैं, के अलावा अन्य शब्द मेरे दिल की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। अरे नहीं, एक और शब्द लगता है, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लुओ बिंगयान की आंखें चमक उठी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा शब्द? लिन हुआन का स्वर स्थिर था और वह मुस्कुराया, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कभी नहीं जानना चाहेंगे कि यह शब्द क्या है। लुओ बिंगयान पहले तो शर्मा गए और फिर ट्वीट किया, यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आप किस शब्द के बारे में सोच रहे हैं। आसपास के लोग जो तरबूज खाते हैं वे सब हैरान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कौन सी मूर्खतापूर्ण पहेली खेल रहे हैं। बस, क्या वे कुत्ते का खाना इतनी बेपरवाही से फैलाना चाहते हैं? लियो योंगनान भी बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने अपना सिर घुमाया और धीरे से पूछा, मिंगजे, क्या आप जानते हैं कि वे 2 पात्र क्या हैं? हुआंग मिंगजे ने भौहें चढ़ाई और कुछ देर सोचा, फिर अनिश्चितता से कहा, कितना सुंदर आदमी है। लिन हुआन, लुओ बिंगयान, खरबूजे खाते हुए लोग। केवल लियो योंगनान ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, ओह, मुझे कैसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सरल होगा। यह हमारे बुद्धिमान व्यक्ति होने के योग्य है, यह स्मार्ट है। हुआंग मिंगजे ने गर्व से कहा, बेशक, मेरी मां ने बचपन से ही मेरी बुद्धिमानी की प्रशंसा की है। लिन हुआन, लुओ बिंगयान, खरबूजे खाते हुए लोग। ये 2 शब्द वाकई में सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ये कठिन है, कठिन है, कठिन है। महत्वपूर्ण बातें 3 बार कहो। ये हुआंग मिंगजे न केवल मूर्ति नाटकों में अभिनय के लिए उपयुक्त है, बल्कि कॉमेडी में अभिनय करने की भी प्रतिभा रखता है। अपने दिल में कुछ शब्द उगलने के बाद लिन हुआन ने कहा, अगर आपका बहुत मजा आ गया हो तो कृपया यहाँ से चले जाएं। मेरी मंगेतर के साथ मेरे खाने में खलल न डालें। हुआंग मिंगजे ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अगर मैं ना कह दूं तो क्या होगा? लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और स्वाद के साथ खेलते हुए कहा, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और वैसे मैं प्रमुख मीडिया को बुलाऊंगा और कहूंगा कि आप रेस्तरां में सार्वजनिक रूप से खूबसूरत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोई भी मीडिया ऐसी खबर देने में खुश होगा, है ना? आप हुआंग मिंगजे आज के दृश्यों को पाने में सक्षम है, अपने बड़े स्टार की आभा पर भरोसा करते हुए। अगर लिन हुआन वास्तव में मीडिया को आज की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए बुलाता है तो वह इस वजह से बहुत लोकप्रियता खो सकता है। ये सोचकर हुआंग मिंगजे ने अपना गुस्सा दबाया और कहा, ठीक है, तुम क्रूर हो, चलो चलें। जब आवाज गिरी तो वह लियो योंगनान और 2 अंगरक्षकों को लेकर बिना पीछे देखे फ्रांसीसी रेस्तरां से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद लियो योंगनान ने हैरान होकर पूछा, मिंगजे, क्या हम सचमुच ऐसे ही चले गए थे? हुआंग मिंगजे ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं मामले को और खराब नहीं करना चाहता। लियो योंगनान ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? हुआंग मिंगजे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडी आवाज में कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जियांगन में सड़क पर एक दोस्त से मिले थे? मुझे उस दोस्त से संपर्क करने में मदद करो और उसे पैसे खोलने दो। मेरा केवल एक अनुरोध है, अभी एक को बाधित करो, युवक के पैर। लियो योंगनान ने धीमी आवाज में याद दिलाया, मिंगजे, क्या इससे आग लग जाएगी? तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हुआंग मिंगजे के मन में बहुत पहले से एक योजना थी। खाने के बाद उन्हें बाहर आने में काफी समय लगेगा। तुम किसी अच्छे इंसान से संपर्क कर सकते हो और यहाँ घात लगाकर बैठ सकते हो। जब वह बाहर आएगा तो तुम मुझे एक क्रूर सजा दोगे। लियो योंगनान ने केवल कुछ सेकंड के लिए विचार किया, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, आप संयोग से ऐसा कर रहे हैं। बोलने के बाद हुआंग मिंगजे 2 अंगरक्षकों के साथ यहाँ से चले गए। खैर, अभी जो मैंने किया वह बहुत सशक्त था, है ना? जैसे ही हुआंग मिंगजे चले गए, लिन हुआन ने लुओ बिंगयान से क्रेडिट मांगना शुरू कर दिया। लुओ बिंगयान ने उसे डांटा और कहा, सच कहूं तो अभी तुम्हारा प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे लगता है कि यह बहुत शक्तिशाली है। लिन हुआन ने अविश्वास से कहा, मैंने उन्हें कुछ ही शब्दों में डरा दिया। क्या यह शक्तिशाली नहीं है? लुओ बिंगयान ने अपना सिर हिलाया, फिर अपना मुंह ढक लिया और धीरे से मुस्कुराई। क्या आपको मनहूस कहा जाता है? योग्य, घटिया। लिन हुआन ने चिकोटी काटी और कुछ असंतुष्टि से कहा, कहाँ है घटिया? क्या मैं बहुत सभ्य हूँ? ठीक है, मुझे पता है कि तुम बहुत सभ्य हो। ठीक है, लुओ बिंगयान ने एक लुभावनी नजर से कहा, तुमने अच्छा काम किया। बहन बाद में तुम्हारे लिए मिठाई खरीदेगी टिल्डर। लगता है तिरस्कृत है। एक शब्द बुदबुदाने के बाद लिन हुआन ने अपना सिर घुमाकर उसे अनदेखा कर दिया। उसकी शक्ल देखकर लुओ बिंगयान ने मजाकिया अंदाज में अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। क्या कभी किसी ने कहा है कि तुम प्यारे हो? लिन हुआन ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, कई लोगों ने कहा है कि मैं सुंदर हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। थैली। हालांकि लुओ बिंगयान अपनी महिला अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन लिन हुआन के बार-बार चिढ़ाने पर वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। वह हंसने के बाद वास्तव में कमजोर हो गई थी और फिर उसने कहा, लिन हुआन, आप इसके बारे में बात नहीं करते, क्रॉस टॉक के बारे में बात करते हैं। यह वास्तव में, हाँ, कितनी अफसोस की बात है। हाँ। जब उसकी हंसी रुकी तो उसने पूछा, क्या आपने पहले जो 2 शब्द कहे थे वे कठोर हैं? गह। लिन हुआन ने सोचा कि लुओ बिंगयान पिछला विषय भूल गया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे न केवल ये याद होगा, बल्कि उसने अपने विचारों का भी अनुमान लगा लिया होगा। तनाव में लिन हुआन ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। अपनी यह तस्वीर देखकर लुओ बिंगयान को एहसास हुआ कि उसका अनुमान सही था। वह पहले तो शर्मा गई और फिर उसने ट्वीट किया, मैंने यह वाक्य पहले भी पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि एक पुरुष का एक महिला के प्रति सर्वोच्च मूल्यांकन कठोर होता है। खांसी। लिन हुआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ बिंगयान दबंग महिला अध्यक्ष के रूप में उससे दूर नहीं भागेगी, इसलिए वह पानी से घुट गया और लगातार खांसने लगा। ये देखकर लुओ बिंगयान जल्दी से उठकर उसके पास गया, अपना ज़ैड हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, मेरा तुम्हें दोष देने का कोई इरादा नहीं था, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? खांसी। लिन हुआन ने कुछ और बार खांसी और फिर कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने व्यापक होंगे। लुओ बिंगयान रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, हमारी महिलाओं को कम मत समझो, हो सकता है कि हम आपके पुरुषों से ज्यादा जानते हों। लिन हुआन ने अपने दिल में हलचल मचाई और चुपके से कहा, इस वाक्य से उसका क्या मतलब है? क्योंकि हुआंग मिंगजे ने बातचीत शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया, अन्य पुरुष ग्राहकों को लिन हुआन की जहरीली जीभ की शक्ति का पता चल गया, इसलिए किसी ने भी आगे आने और लुओ बिंगयान को बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं की।
दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद लिन हुआन ने पहले बिल का भुगतान किया और वे दोनों रेस्तरां के गेट से बाहर आए और कार लेने के लिए सड़क के किनारे पार्किंग स्थल पर चले गए। कुछ ही दूरी पर दो जिनबेई वैन खड़ी थी। उनमें से एक में लू लियांग सिर झुकाए ग्लोरी ऑफ द किंग बजा रहा था। उसके बगल में लियू योंगनान ने लिन हुआन को दरवाजे पर आते देखा और घबराकर बोला, रयोको, ये रहा। बाहर आओ, वो छोटा सा लड़का बाहर आ गया है। लू लियांग ने बिना सिर उठाए कहा, जब मैं बाहर आया तो बाहर आ गया। कृपया मुझे मेरे भाइयों को दिखाओ, मैं व्यस्त हूँ। वह और लियू योंगनान जूनियर हाई स्कूल के सहपाठी हैं और उनके बीच काफी अच्छे संबंध हैं। लियू योंगनान से मदद के लिए फोन आने पर वह अपने एक दर्जन छोटे भाइयों के साथ यहाँ पहुंचे। लू लियांग के विचार में यह सिर्फ एक साधारण युवक को साफ करने के लिए था और उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ आते ही ग्लोरी ऑफ द किंग खेला और बाकी बच्चों के लिए छोड़ दिया। लियू योंगनान ने उत्साह से सिर हिलाया और फिर जिनबेई वैन में अन्य लोगों से कहा, क्या आपने देखा, वह आदमी जो अभी दरवाजे से बाहर आया था, उसे पीटा और उसका पैर तोड़ दिया। ये शब्द सुनते ही सभी छोटे भाइयों ने तुरंत दरवाजा खोला और उस आदमी को बाहर निकाला। दूसरी वैन में बैठे छोटे भाई ने भी उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला और लक्ष्य की पुष्टि की। वे लिन हुआन की ओर दौड़े। लिन हुआन, क्या वे लोग हमारे लिए आए थे? लुओ बिंगयान, जो लिन हुआन के साथ बातें और हंसी कर रहा था, ने गलती से हथियारों के साथ एक दर्जन बदमाशों को देखा और तुरंत घबराकर पूछा। लिन हुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं और फिर उसने गहरी आवाज में कहा, बिंगयान, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। भले ही लुओ बिंगयान एक दबंग महिला राष्ट्रपति है, लेकिन इस स्थिति का सामना करने पर उनका दिल अनिवार्य रूप से काम उठेगा। नहीं तो चलो भाग जाएं। लिन हुआन ने अपने मुंह के कोने को मरोड़ा और हंसते हुए कहा, नहीं, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मेरा प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है? लुओ बिंगयान ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, क्या बात है? अगली बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ताकत क्या है। जब आवाज जमीन पर गिरी तो लिन हुआन ने एक कुशल बल के साथ लुओ बिंगयान को अपने पीछे ले लिया। फिर उसने अपने हाथों को अपनी पैंट की जेबों में डाल लिया और उन दर्जन भर लोगों को देखा जो चंचलता से उसके करीब आ रहे थे। ये देखकर कि लिन हुआन ने भागने के लिए अपना सिर नहीं घुमाया, बल्कि वहीं खड़ा होकर उनके आने का इंतजार कर रहा था, ये छोटे गैंगस्टर अचंभित रह गए और फिर किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाड़ में जाओ, क्या तुम भागे नहीं? मैंने सोचा था कि हम उसके पास नहीं गए। हाँ, मैं आज मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह छेड़खानी है या जुदाई, चलो भाई लियांग के दोस्तों को संतुष्ट करने के लिए उसे खूब पीटते हैं। जब वे बात कर रहे थे, गिरोह लिन हुआन की ओर दौड़ा और हाथ में लोहे की छड़ लिए हुए बदमाशों में से एक ने श्रेय लेने के लिए लोहे की छड़ को लिन हुआन के चेहरे की ओर उठा दिया। ये छड़ी क्रूर नहीं है, अगर ये लग जाए तो लिन हुआन का चेहरा जरूर खिल जाएगा। हर कोई उस दृश्य की कल्पना कर रहा था जो आगे घटित होगा और लुओ बिंगयान, जो लिन हुआन के पीछे खड़ा था, चिल्लाया, आह, लिन हुआन सावधान, तड़क। हालांकि अगले दृश्य ने सभी गैंगस्टरों को स्तब्ध कर दिया। लिन हुआन का चेहरा नहीं खिला क्योंकि उसने वास्तव में एक हाथ से लोहे की छड़ पकड़ रखी थी। लड़के, तुम बहुत निर्दयी हो। जब आवाज जमीन पर गिर गई तो लिन हुआन ने थोड़े प्रयास से लोहे की छड़ को छोटे से ले लिया और फिर उसने छड़ी को उठाया और उसे प्रतिद्वंद्वी के पैर से खींच लिया। बूम। लिन हुआन की गति आम लोगों से तुलना करने लायक नहीं है। जैसे ही इस नन्हे ने बचने के लिए पैर उठाया, लोहे की छड़ उसकी जांघ पर लग चुकी थी। क्या उस नन्हे को ऐसा लगा जैसे किसी तेज रफ्तार कार ने उसके पैरों में टक्कर मार दी हो और वह सीधा उसके पीछे उड़ गया। वह जमीन पर तब तक नहीं गिरा जब तक कि वह 3-4 मीटर दूर नहीं उड़ गया। बूम। एक धीमी सी आवाज के बाद छोटे ने अपनी लड़ाकू क्षमता खो दी और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जब दूसरे बदमाशों ने यह देखा तो उनके दिल धड़कने लगे। पता चला कि यह आदमी कोई नहीं, वाकई कमाल का है। ये ताकत तो भाई लियांग से भी ज्यादा है ना? जिनबेई कार में बैठे लियू योंगनान ने भी यहाँ की स्थिति देखी और उनका रंग थोड़ा मुश्किल हो गया। रयोको, ऐसा लगता है कि हमें कड़ी ढूंढ का सामना करना पड़ा है। लू लियांग, जिसने अभी अभी ग्लोरी ऑफ द किंग का खेल खत्म किया था, ने हैरानी से सिर उठाया और दूर तक देखा। जब उसने साफ देखा कि उसके छोटे भाइयों के खिलाफ कौन लड़ रहा है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। तड़क। लू लियांग ने अपना हाथ लहराया और लियू योंगनान के चेहरे पर थप्पड़ मारा, फिर चिल्लाया, मेरा उपनाम लियू है, क्या आप लाओजी को धोखा देना चाहते हैं? नीमा, उस रात गोदाम में लिन हुआन की भयानक शक्ति को देखने के बाद से लिन हुआन लू लियांग के दिल में एक अविस्मरणीय दुस्वप्न बन गया है। तब से लू लियांग ने गुप्त रूप से खुद को चेतावनी दी है कि वह लिन हुआन को उकसाए नहीं, भले ही किन चोंग उसे लिन हुआन को उकसाने का आदेश दे। आज लियू योंगनान ने वास्तव में उसे लिन हुआन से निपटने के लिए कहा, अगर यह एक गड्ढा नहीं है तो वह और क्या हो सकता है?